आप लोगों के लिए एक अच्छी सूचना है। कल 3 बजे शाम में 3 o'clock कल 3 बजे से मुझे लगा कि लोग अभी जा रही है पीछे तक, ठीक है, तो गरिमापूर्ण जीवन उसी में शामिल है। फिर हमने देखा कि एक दूसरा आयाम जीवन के अधिकार है, जीवन का अधिकार और मरने का अधिकार, आत्महत्या का मुद्दा, यूथेनेशिया का मुद्दा, और सबसे लेटेस्ट गरिमापूर्ण तरीके से मरने का अधिकार मौलिक अधिकार है, लेकिन मरने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो यहां तक हमने देखा था। अब आर्टिकल 21 का एक और आयाम जो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और थियोरेटिकल है। अभी तक क्या चल रहा था, करंट और मुद्दे, अब आता है इसका एक बड़ा कॉन्सेप्चुअल, और वो है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि के द्वारा उचित प्रक्रिया, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स। तो लिखो 21 के संदर्भ में 2 लाइनें लिखिए। मेनका गांधी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया मेनका गांधी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के संदर्भ में मेनका गांधी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के संदर्भ में विधि की उचित, और उचित की जगह सम्यक शब्द भी आएगा, तो दोनों का मतलब एक ही है। विधि की उचित या सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत लागू होगा। अनुच्छेद 21 के संदर्भ में विधि की उचित प्रक्रिया या विधि की सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत लागू होगा। इंग्लिश में इसी को कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और हिंदी में कहते हैं विधि की उचित प्रक्रिया या विधि की सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत लागू होगा। तो एक तो पीटी में सवाल पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के संदर्भ में विधि की उचित प्रक्रिया लागू है, तो हमें कहना है 21। किस केस के निर्णय के बाद तो मेनका गांधी। अब यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझने के क्रम में मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम लोग व्यापक होकर चलें, और इससे मिलते जुलते 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, तो 2 + ये 3 तीनों को मिलाकर समझ लें, ताकि भारत के संविधान की स्थिति हमें और ज्यादा स्पष्ट हो जाए। तो विधि की उचित प्रक्रिया हमें समझना है यहाँ, लेकिन उसके क्रम में हम लोग उससे मिलती जुलती 3 चीजें समझेंगे। तो जैसे मैं चार्ट बना रहा हूँ, आप भी बनाइए। पहला लिखिए विधि के द्वारा निर्मित प्रक्रिया, विधि के द्वारा निर्मित प्रक्रिया, इंग्लिश में कहते हैं प्रोसीजर इनेक्टेड बाय लॉ या प्रोसीजर मेड बाय लॉ। विधि के द्वारा निर्मित प्रक्रिया, ये पहला कॉन्सेप्ट है, विधि के द्वारा निर्मित प्रक्रिया, और ये ब्रिटेन में प्रचलित है। विधि के द्वारा निर्मित प्रक्रिया, और ये कहां पाई जाती है? ब्रिटेन में, और इसका परिणाम होता है संसद की सर्वोच्चता। अभी देखो प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड एक सवाल दिया था, संसद की सर्वोच्चता ब्रिटेन में। ब्रिटेन में विधि के द्वारा निर्मित प्रक्रिया का सिद्धांत है। पहला कॉन्सेप्ट है विधि के द्वारा निर्मित प्रक्रिया कहां पाई जाती है? ब्रिटेन में, और किसकी हो जाएगी? संसद की सर्वोच्चता। दूसरा कॉन्सेप्ट है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये जापान में था, और जापान से लिया गया भारत। तो भारत में प्रमुखता पाया जाता है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जापान में था, जापान से लिया गया भारत में, और ये ले जाता है संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। इसका परिणाम होगा संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। और तीसरा कॉन्सेप्ट है विधि की उचित प्रक्रिया या विधि की सम्यक प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया या विधि की सम्यक प्रक्रिया, इसी को कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यह पाया जाता है अमेरिका में, और इसका परिणाम होता है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। इसका परिणाम है न्यायपालिका की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशियरी। तो मैं एक बार स्लाइड हट जाता हूं ताकि सबको दिख जाए, और ऑनलाइन बैच को इस बैच को देखते हैं तो उनको भी दिख जाए। 3 कॉन्सेप्ट्स है, विधि के द्वारा निर्मित प्रक्रिया, ये पाया जाता है ब्रिटेन में, इसका परिणाम है संसद की सर्वोच्चता। दूसरा है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये पाई जाती है जापान में, इसका परिणाम है संविधान की सर्वोच्चता। और तीसरा है विधि की उचित या सम्यक प्रक्रिया, ये पाया जाता है अमेरिका में, और इसका परिणाम है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। अब तीनों को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले है विधि के द्वारा निर्मित प्रक्रिया। जिस देश में इस सिद्धांत के आधार पर शासन चलेगा, विधि के द्वारा निर्मित प्रक्रिया, वहां निर्मित विधि सर्वोच्च होगी, निर्मित विधि सर्वोच्च, निर्मित विधि सर्वोच्च, इनेक्टेड लॉ सुप्रीम होगा। इसका मतलब कि ब्रिटेन में विधि के द्वारा निर्मित प्रक्रिया पाई जाती है, इसका मतलब ब्रिटेन में निर्मित विधि सर्वोच्च है। निर्मित विधि का मतलब कि जिसका निर्माण संसद ने किया, इसका मतलब ब्रिटेन में संसद जो बनाई विधि, वो विधि सर्वोच्च हो। उसके कई कारण है, जिसमें एक कारण है कि ब्रिटेन में अलिखित संविधान पाया जाता है, ब्रिटेन में पाया जाता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो ये जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये शब्द सुनने में तो हमें आसान लगता है, इसकी परिभाषा भी इस रूप में लोग कर देते हैं कि वह संविधान जिसका अधिकांश हिस्सा अलिखित हो। तो कहने में सुनने में आसान है, बट एग्जैक्टली कोई पूछे कि जिसका अधिकांश हिस्सा अलिखित है तो फिर क्या है संविधान? भाई लिखित के बारे में तो हम कह सकते हैं कि वह संविधान जिसका अधिकांश हिस्सा एक दस्तावेज के रूप में है, भाग है, अध्याय है, अनुच्छेद है, वो है संविधान, तो बता देंगे ये संविधान। लेकिन ये कहना आसान है कि जिस संविधान का अधिकांश हिस्सा अलिखित हो, दस्तावेज के रूप में ना हो, वह अलिखित संविधान है। लेकिन यदि अलिखित है फिर क्या है संविधान? और लोगों की लड़ाई झगड़े भी होंगे कि रिटर्न है नहीं, भारत में तो देखो रिटर्न पर भी झगड़ा होता है अदालतों में, तो जहां अनरिटन है वो भी ब्रिटेन जैसे देश में, तो क्या है? तो इसको समझेंगे तभी कॉन्सेप्ट समझ में कि अलिखित संविधान ब्रिटेन में है। अलिखित संविधान का तात्पर्य है कि रिटर्न हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत कम है। फिर क्या है संविधान? संविधान परंपराओं के रूप में है। इसका मतलब जो राजनीतिक परंपराएं हैं वही संविधान है। राजनीतिक परंपराएं का मतलब सैकड़ों वर्षों से जिन चीजों को स्वीकार किया जा रहा है वो परंपराएं ही संविधान है। जैसे एग्जांपल कि ब्रिटेन में 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। जब आप यूरोप का इतिहास पढ़ते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है गौरवपूर्ण क्रांति, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ये फ्रांसीसी क्रांति की तरह नहीं थी, रूसी क्रांति की तरह नहीं थी, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति में हिंसा वो सब हुआ था, रूसी क्रांति में भी हिंसा हुई थी। ये पूरी तरह अहिंसक क्रांति थी, इसलिए इसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, शानदार क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं। ये क्या क्रांति हुई अहिंसक तरीके से कि ब्रिटेन ने लंबे समय से संसद के समर्थक, मतलब जो लोकतंत्र लाना चाहते थे, और राजा के समर्थक जो राजतंत्र में विश्वास रखते थे, उनके बीच लड़ाई चल रही थी। ये लड़ाई बहुत दिनों से चल रही थी। इसमें चार्ल्स प्रथम की हत्या भी हुई, मतलब कई आयाम हुए। लेकिन अंततः 1688 में उस समय सम्राट हुआ करता था चार्ल्स द्वितीय। तो चार्ल्स द्वितीय ने हार मान ली तरफ से, और चार्ल्स सेकंड ने जनता के या संसद के समर्थकों के साथ एक समझौता कर लिया, क्योंकि संसद के समर्थक को समर्थन बढ़ता जा रहा था, लोग उनके साथ हो गए, तो राजा ने समझौता किया। समझौता ये किया कि भविष्य में सम्राट या साम्राज्य जो भी राजा रानी होंगे, वे इच्छानुसार कोई निर्णय लेंगे, और वे जनता के प्रतिनिधि, बाद में वही मंत्रिपरिषद बनी, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रत्येक कार्य करेंगे।
एक तरह से उद्देश्य पूरा हो गया संसद के समर्थकों का। चार्ल्स सेकंड नहीं करना चाहता था तो चार्ल्स सेकंड को गद्दी से हटा दिया गया। उसकी बेटी मेरी थी और उसका दामाद विलियम था, तो मेरी रानी बन गई, विलियम को राजा बना दिया, मेरी और विलियम ने स्वीकार कर लिया। एक तरह से बड़ी परंपरा की नींव पड़ी कि सम्राट या साम्राज्य की इच्छा से निर्णय नहीं लेता और उसके बाद के प्रत्येक राजा या रानी ने जो भी उस पद पर था उस परंपरा का पालन किया। तो अब हम कहेंगे कि यह परंपरा कहीं पर लिखी हुई नहीं है, ब्रिटेन में कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है कि सम्राट को या साम्राज्य को पालन करना है, मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना है, लेकिन यह ब्रिटेन का संविधान एक राजनीतिक परंपरा है। तो इसका मतलब राजनीतिक परंपरा है संविधान। अब चलो ये तो एक बड़ी राजनीतिक परंपरा है तो इसके बारे में यूनिटी हो सकती है, पर छोटी छोटी परंपराओं के बारे में मतलब नहीं हो सकता है। कोई कह सकता है कि परंपरा है, कोई कह सकता नहीं है। तो उसको कैसे तय करता है ब्रिटेन में? तो व्यापार में समझिए कि ब्रिटेन में उसको कैसे तय करता है। जब भी ऐसा कोई विवाद आएगा तो ब्रिटेन में भी वो न्यायपालिका के पास है कि फलां चीज राजनीतिक परंपरा है या नहीं, मतलब फलां चीज संविधान है या नहीं। जज साहब कैसे तय करेंगे क्योंकि उनके पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट है ही नहीं। तो देखो इसका व्यावहारिक तरीका ये होता है कि ब्रिटेन में बहुत बड़े बड़े संविधान विद्ता हुए अपने समय में, जैसे डाइसी, जैसे टीलो में, तो ऐसे बड़े बड़े संविधान विद्ता हुए। उन्होंने अपनी किताबें लिखी, उन किताबों में उन्होंने एनालिसिस किया राजनीतिक परंपराओं का और लिपिबद्ध किया कि ये राजनीतिक परंपरा है संविधान। तो जब ब्रिटेन में ऐसा कोई क्राइसिस आएगा कि फलां चीज संविधान है या नहीं, फलां चीज राजनीतिक परंपरा है या नहीं, तो वकील कोई डाइसी की किताब लेकर आएगा, कोई ब्लैकस्टोन की किताब लेकर आएगा, कोई टिलोमी की किताब लेकर, बड़े बड़े संविधान विद्ताओं की, और जज देखेगा कि इसको डाइसी ने भी परंपरा माना है, इसको टिलोमी ने भी परंपरा माना है, सभी ने परंपरा माना है, तो वह संविधान। तो यह अलिखित संविधान है ब्रिटेन का, जहां पर संविधान का हिस्सा लिखित दस्तावेज के रूप में नहीं है। अब ब्रिटेन में चूंकि संविधान अलिखित है, इसीलिए ब्रिटेन में एक यह भी परंपरा है और मतलब यह भी संविधान है कि संसद जो भी कानून बना देगी वो सर्वोच्च होगा। और यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो किसी राजनीतिक परंपरा का विरोधी है, ध्यान से सुनिए कि यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाए जो राजनीतिक परंपरा का विरोधी है तो एक तरह से संविधान विरोधी है। ऐसी स्थिति में संसद का कानून लागू होगा और वह राजनीतिक परंपरा खत्म हो जाएगी। भारत में ऐसा नहीं, भारत में लिखित संविधान है और लिखित संविधान के खिलाफ अगर कोई लॉ किया तो वह कानून रद्द होगा। लेकिन ब्रिटेन में उल्टा है, इसी को कहते हैं निर्मित विधि की प्रधानता, क्योंकि ब्रिटेन में जो मूल विधि है, मूल विधि का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, जो मूल विधि है वह अलिखित है। अगर मूल विधि लिखित होती तो वहां भी संविधान सर्वोच्च होता, लेकिन चूंकि मूल विधि तो हजारों सालों की परंपराएं हैं, इसलिए यह स्वीकार किया कि परंपराओं को बदला भी जाएगा। हो सकता है कि पुरानी परंपरा अच्छी ना हो तो संसद उसको नष्ट कर सकती है। तो ब्रिटेन में निर्मित विधि की सर्वोच्चता है, इसका मतलब संसद जो भी कानून बना देगी वह सर्वोच्च होगा। आगे जब हम पढ़ेंगे तुलनात्मक संविधान हमारे सिलेबस में कि कैसे ब्रिटिश न्यायपालिका भी कानून को रद्द नहीं कर सकती। इसका परिणाम यह कि निर्मित प्रक्रिया है, निर्मित विधि सर्वोच्च है और ब्रिटेन में संसद के कानून को न तो संविधान विरुद्ध होने के आधार पर रोका जाएगा और न्यायालय भी उसको रद्द नहीं कर सकता। वहां की जुडिशरी बहुत कमजोर है। परिणाम यह है कि ब्रिटेन संसद की संप्रभुता या सर्वोच्चता का देश है। ब्रिटेन सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है क्योंकि निर्मित विधि की सर्वोच्चता है। और इसलिए आप देखेंगे कि डाइसी का एक विश्व प्रसिद्ध कथन है। अभी देखो पीटी में इस पर एक सवाल था कि ब्रिटेन और भारत के संसदीय व्यवस्था में क्या अंतर है, तो ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता, ये डिफरेंस है। तो कहने का मतलब कि ब्रिटेन में डाइसी का एक कथन है इसी को लेकर कि संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त अन्य सभी कार्य कर सकती है। संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त सभी, मतलब जो भी प्राकृतिक रूप से संभव है ऐसा प्रत्येक कार्य संसद कर सकती है। उसका रीजन है विधि के द्वारा निर्मित प्रक्रिया। तो ब्रिटेन ने एक अलग रास्ता चुना, निर्मित विधि को सर्वोच्चता दी, लेकिन भारत में विधि के द्वारा निर्मित प्रक्रिया का सिद्धांत नहीं अपनाया। हमारे संविधान निर्माताओं ने संसद को उतना महत्व नहीं दिया क्योंकि उनको पता था कि संसद में राजनीति की बैठी है। और सच्चाई है कि उन्होंने सही किया। इमेजिन करो कि हमारी संसद इस तरह से होती और उस पर जुडिशरी का कंट्रोल नहीं होता तो आज कितने खराब कानून होते, क्योंकि हमारे यहाँ संसद ने वो इज्जत नहीं करी। भारत में संविधान निर्माताओं ने जापान से एक चीज ली, तो जापान में प्रचलित था विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत। जहां स्थापित प्रक्रिया होती है वहां स्थापित विधि सर्वोच्च होती है। एस्टैब्लिश्ड लॉ इज सुप्रीम। जिस देश में विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया होती है वहां स्थापित विधि सर्वोच्च है, एस्टैब्लिश्ड लॉ सुप्रीम है। स्थापित विधि का मतलब क्या है? जिसको संविधान निर्माताओं ने एक बार स्थापित कर दिया, मतलब संविधान। तो स्थापित विधि का मतलब है संविधान। और भारत में संविधान निर्माता ने दूसरे सिद्धांत को अपनाया, इसलिए भारत में क्या पाया जाएगा? संविधान की सर्वोच्चता। हमारे यहाँ संसद संविधान के नीचे, ब्रिटेन में संसद संविधान से ऊपर है क्योंकि वो संविधान को मनमाने तरीके से खत्म कर सकती है। हमारे यहाँ एक तीसरा सिद्धांत है विधि की उचित प्रक्रिया। और विधि की उचित प्रक्रिया जिस देश में पाई जाती है वहां उचित विधि को महत्व दिया जाता है, ड्यूनेस देखा जाता है, उचित। अब सवाल होता है कि उचित क्या है और अनुचित क्या है, ये कोई निर्णायक तरीके से नहीं कहा जा सकता। मेरे लिए जो उचित है, निर्मित विधि का मतलब संसद का काम और स्थापित विधि का मतलब संविधान, जिसको एक बार स्थापित कर दिया। विधि की उचित प्रक्रिया या सम्यक प्रक्रिया में यह देखा जाएगा कि उचित विधि ही देश में चलेगी। इसका मतलब कि उचित क्या है और अनुचित क्या है इसको कौन निर्धारित करेगा? क्योंकि इसका कोई निश्चित पैमाना है नहीं। जो मोदी जी के लिए उचित है वो राहुल गांधी जी के लिए अनुचित है, और जो ममता बनर्जी के लिए उचित है वो अमित शाह के लिए अनुचित है। उचित अनुचित के पैमाने बदलते हैं। सामान्यतः उचित और अनुचित का निर्धारण न्यायपालिका करती है और जिस देश में यह सिद्धांत होगा वहां अंततः न्यायाधीश सर्वोच्च, क्योंकि वहां कोई भी कानून, कोई भी आदेश इस आधार पर परखा जाएगा कि वो उचित है कि नहीं। और जब उचित की बात होगी तो न्यायाधीश खूब स्वाभाविक यूज करेगा। भारत में कोई आदेश, कोई कानून किस आधार पर परखा जाएगा कि संविधान से उसका क्या टकराव। उचित अनुचित की बात न्यायाधीश नहीं देखेगा। और अमेरिका में न्यायाधीश, क्योंकि अमेरिका का सिस्टम है, उचित और अनुचित को देखने लगता है और इस क्रम में न्यायाधीश को यहां तक अधिकार है कि वो संविधान के प्रावधानों से भी ऊपर जाए। इसका मतलब संविधान में ए लिखा है लेकिन वो कहेगा कि उचित भी प्रतीत होता है और तब संविधान की व्याख्या भी हो जाएगी। इस लेवल तक जुडिशरी पावर। इसलिए अमेरिका को जब तुलना करेंगे न्यायपालिकाओं की तो विश्व की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका अमेरिका मानी जाती है उचित प्रक्रिया। और उचित प्रक्रिया का सिद्धांत हमेशा न्यायपालिका की सर्वोच्चता की ओर ले जाए। इसीलिए अमेरिका में एक व्यक्ति हुए ह्यूजेज। तो ये ह्यूजेज कौन थे? ये अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। अपने समय के चीफ जस्टिस हुए, उसका नाम था जस्टिस ह्यूजेज। और जस्टिस ह्यूजेज ने एक बात कही है, कथन कहा, और जस्टिस ह्यूजेज का वो कथन विश्व प्रसिद्ध है और अमेरिका में पूरी तरह से स्वीकार्य कथन है। तो देखो ह्यूजेज ने क्या कहा। ह्यूजेज ने कहा है कि संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। ह्यूजेज का कथन है संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट द जजेस से इट इज। संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। इसका मतलब क्या लिखा है संविधान में उससे मैटर नहीं। न्यायाधीश उसकी स्वविवेक से कैसे व्याख्या देता है, स्वविवेक बहुत इंपॉर्टेंट, स्वविवेक से कैसे व्याख्या देता है वही संविधान की मान्य व्याख्या होगी। इसलिए अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च हो जाती है। तो अब यहां तक हमने देखा कि हमारे संविधान निर्माता ने जिस चीज को अपनाया वो है विधि के द्वारा स्थापित कर दिया। इसका मतलब हमारे यहाँ उचित और अनुचित का पैमाना संविधान है। यहीं पर याद करो संवैधानिक नैतिकता का सिद्धांत जो हमने पढ़ा कि
कि क्या सही है क्या गलत है, ये ना मेरा विवेक है, ना आपका विवेक, ना न्यायाधीश का विवेक, ना संसद का विवेक। संविधान में जो लिखा है न्यायाधीश को उसी के अनुसार न्याय करना, ये नहीं कि न्यायाधीश को अपना दिमाग करना। जो लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वही न्यायाधीश का न्याय करना। हो सकता है कि न्यायाधीश को लगे कि नहीं ऐसा नहीं, पर जो संविधान में लिखा है उससे। हाँ, जहां संविधान क्लियर नहीं है वहां पर न्यायाधीश केवल स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है, पर जहां पर संविधान स्पष्ट है भारत में वहां न्यायाधीश से स्वविवेक की अपेक्षा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग न्याय करो। प्रत्येक व्यक्ति से भारत में यही अपेक्षा कि संविधान में जो लिखा है आप उसके अकॉर्डिंग कर दो, वही सही। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी इसी को कहते हैं। तो हमारे संविधान निर्माता ने बहुत अच्छी प्रक्रिया, क्योंकि न हम हमारे संविधान निर्माता ने न तो संसद को सर्वोच्च बनाया न न्यायालय को सर्वोच्च बनाया, दोनों संविधान के अधीन दो बड़ी संस्थाएं और सर्वोच्च संविधान। तो अगर कभी पीटी में प्रश्न आए ये सारा देते हुए कि भारत में क्या लागू है, तो हमें कहना है भारत में विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत लागू। लेकिन अब इसका एक अपवाद हो गया, और वो अपवाद पूछा गया ऐसी प्रीलिम्स में कि आर्टिकल 21 के संदर्भ में उचित प्रक्रिया का सिद्धांत लागू। बाकी हर जगह क्या लागू है? स्थापित प्रक्रिया। लेकिन आर्टिकल 21 के संदर्भ में विधि के द्वारा उचित प्रक्रिया का सिद्धांत लागू है, जो भी आपको डिबेट करवाया था। वो क्यों? क्योंकि मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधि के द्वारा उचित प्रक्रिया का सिद्धांत 21 में लागू। रीजन उन्होंने ये दिया कि 21 राइट टू लाइफ है, जीवन का अधिकार, और जीवन का अधिकार संविधान से भी बड़ा है। क्योंकि संविधान हमने क्यों बनाया, या संविधान निर्माता ने संविधान क्यों बनाया? तो उसका जवाब यह है कि संविधान एक श्रेष्ठ जीवन जिया जा सके, नागरिक सभी लोग एक श्रेष्ठ, एक बेहतर, एक व्यवस्थित जीवन जी पाएं, इसीलिए संविधान बनाया गया। संविधान भी एक श्रेष्ठ जीवन जीने का ही एक रास्ता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब जीवन के अधिकार की बात आई, मतलब इसको समझो कि जान है तो जहान है तो संविधान है, अगर जान है तो जान है तो मेरा संविधान है। तो कहा कि संविधान में जब जीवन के अधिकार की बात आई तो जीवन के अधिकार में न्यायाधीश उचित और अनुचित पर जाए। मैं एक एग्जांपल देता हूं, तब ये कॉन्सेप्ट आपके एकदम दिमाग में घुस जाएगा कि इसका मतलब क्या है। भारत में 21 में उचित प्रक्रिया का तात्पर्य क्या है? अगर भारत में एक ऐसा कानून बनाया जाए, अब देखो भारत का संविधान कहता है कि मृत्युदंड या फांसी की सजा किन किन अपराधों को लेकर दी जाएगी, ये संसद को तय करना। संविधान की पावर किसको देता है? पार्लियामेंट को, कि वो लॉ बनाकर तय करे किस अपराध के लिए फांसी की सजा हो। जैसे अभी आपने देखा कि गैंग रेप के लिए आजीवन कारावास था, पार्लियामेंट ने उसको अमेंड करके फांसी कर दी। तो ये पार्लियामेंट की पावर है और उसके लिए पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है कि उसके लिए विधेयक लाना होगा, दोनों सदनों में पारित होगा, सारी चीजें जो प्रोसेस है जो पढ़ेंगे आगे संसद टॉपिक में, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, हस्ताक्षर होगा, मतलब पूरी प्रोसेस है कि ये प्रोसेस का पालन करके और आप ये तय करो कि किस अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाए। अब संसद ने फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल इस संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया और इसके तहत एक कानून बना दिया कि चोरी करने पर फांसी की सजा हो, और एक प्रोसेस से बनाया। लोकसभा में भी लाया, राज्यसभा में, ऐसा भारत की संसद नहीं करेगी, डेमोक्रेसी। पर तकनीकी बात है कि अगर संसद ने एक कानून बना दिया कि यदि कोई व्यक्ति चोरी करे, किसी भी चीज की चोरी करे, रोटी की भी चोरी करे, एक मूवी आपने देखी रोटी, कि कैसे मंगल रोटी की चोरी करता है और फिर करते करते बड़ा चोर बन जाता है, तो किसी भी चीज की चोरी करे, रोटी की चोरी क्यों न करे, ऐसे व्यक्ति को फांसी दिया जाए। चोरी को रोकना है और संसद एक लॉ बनाती और पूरी प्रक्रिया से बनाए जो संविधान में लिखा हुआ, राष्ट्रपति भी हस्ताक्षर करते। तो इस तरह से अगर देखें कि 21 का उल्लंघन करना या उससे संबंधित लॉ है और विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत तो ठीक ही, क्योंकि जो स्थापित विधि है संविधान वो ये करने की पावर पार्लियामेंट को देती है और पार्लियामेंट ने उस पूरे प्रोसीजर का पालन किया और तब यह तय किया कि कोई किसी भी चीज की रोटी की भी चोरी की जाए तो फांसी की सजा दी जाए। तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत न्यायाधीश को सही कर देना चाहिए उस कानून को। लेकिन भारत में क्योंकि इसका संबंध जीवन के अधिकार से है तो यहाँ पर न्यायाधीश उचित प्रक्रिया का सहारा दे। न्यायाधीश कहेगा सब कुछ ठीक है, आपकी पावर भी है पार्लियामेंट की, आपने पूरा प्रोसीजर भी किया, लेकिन ये अनुचित है। ये अनुचित है, यहाँ न्यायाधीश स्वविवेक का प्रयोग करेगा। यह अनुचित है कि रोटी चोरी करने पर फांसी की सजा दी जाए, रोटी चोरी करने पर फांसी की सजा दी जाए, यह अनुचित है और तब ऐसे कानून को रद्द कर देगा। पर ध्यान रखना ये केवल और केवल 21 के संदर्भ में, और बाकी कानून अगर बिल्कुल स्थापित प्रक्रिया से बनाए जाएं तो वहां पर कोर्ट संविधान को सर्वोच्च मानेगा। पर 21 के संदर्भ में मेनका गांधी केस के बाद जुडिशरी की पावर काफी बढ़ गई और इसलिए हम देखते हैं नए नए अधिकारों को उचित एक्सवाइजेड तमाम इतना स्कोप है कि फंडामेंटल राइट बनाते गरिमा के लिए उचित है। तो भले तो इस तरह हम देखते हैं कि ये फैक्ट याद रखना है कि आर्टिकल 21 के संदर्भ में विधि की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत लागू होगा। ये मेनका गांधी केस है। तो दो तरह से याद रखना, एक तो कि भारत का संविधान किसको स्वीकार करता है, तो बिल्कुल निर्णायक उत्तर होगा विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। लेकिन यदि प्रश्न आए 21 के संदर्भ में क्या लगा, तो आंसर बिल्कुल निर्णायक तरीके से होगा विधि की उचित प्रक्रिया। तो ये दो चीजें बाकी हर जगह स्थापित है पर यहाँ पर उचित है। क्लियर होगा ये पूरा? तो यहाँ हमने देखा विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत, विधि की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत और निर्णित प्रक्रिया का सिद्धांत। ये एक तरह से इसलिए भी जरूरी है कि लाइफ की बात और लाइफ में ये लागू किया गया है। तो यहाँ पर हमने आर्टिकल 21 को समझा, उसके जो भी आयाम हो सकते थे सारे आयामों को एक एक करके समझा। 2 दिन लगे, 2.5 दिन लगे, बट मैं समझता हूँ हमने अच्छे से किया। बात करने से कुछ नहीं होगा, आराम से होगा, बट जो भी होगा सॉलिड तरीके से होगा। एक हाथ दिख रहा है मुझे, तो आवाज तो आएगी नहीं वहां से, बट फिर भी हाँ तो ये सही है बात। अच्छा, जहां चोरी करने का कानून नहीं वहां ज्यादा स्वतंत्र होगा तो विधि केवल चोरी के लिए है। तो विधि का मतलब सीधा हर चीज को नेगेटिव डायरेक्शन में गाड़ी चलाओगे तो दिक्कत होगी। हमेशा आपसे एक सकारात्मक संविधान सकारात्मक सोच के साथ बनाया गया। संविधान से बनने के लिए नहीं बनाया क्योंकि हर चीज का अलग। लेकिन इमेजिन करिए कि अगर देश में कानून है ही नहीं तो अराजकता फैलेगी कि नहीं। अगर देश में चोरी से रोकने का कानून ना हो तो आदमी दूसरे की संपत्ति चोरी नहीं करेगा, तो दूसरे की स्वतंत्रता खत्म नहीं होगी। इसका मतलब स्वतंत्रता का मतलब केवल मेरी आपकी स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्रता का मतलब समाज की स्वतंत्रता है। तो अगर चोरी से रोकने का कानून नहीं है तो चोर तो स्वतंत्र है, उसकी स्वतंत्रता तो है, लेकिन मेरी और आपकी स्वतंत्रता कहां है? तो चोरी से रोकने वाला कानून भी स्वतंत्रता को बढ़ाता है। किसकी स्वतंत्रता को कम करता है? चोर की स्वतंत्रता। तो चोर इक्के दुक्के, इसलिए हमें पॉजिटिव वे में लेकर चलना है। क्योंकि अगर इस तरह के अप्रोच से सोचना शुरू करोगे तो शुरुआत ही तैयारी की गलत हो रही है। हमेशा ध्यान रखना कि सिविल सर्विसेज में एक सकारात्मक पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हर चीज को काला से दिखना सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना हमेशा के लिए। तो 21 आर्टिकल हमने समझा। हाँ, देखो विवाह का मतलब ये थोड़ी है कि हर चीज करने की आ जाती है। विवाह संस्था का उद्देश्य ये नहीं है कि महिला को एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट बना दिया जाए। विवाह का ये उद्देश्य, विवाह में तो फिर वही बात है कि जब विवाह की बात है तो हम लोग केवल इस लिहाज से नहीं देखें कि विवाह का मतलब है कि पुरुष का स्त्री पर स्वामित्व, अगर रेप करने की भी अगर, तो इसका विवाह का मतलब कि स्वेच्छा है, दोनों पक्षों की स्वेच्छा है। तो अगर एक पक्ष असहमत है फिर भी अगर हम कहेंगे कि विवाह के नाम पर हर चीज की परमिशन होनी चाहिए तो ये अपने आप में विवाह संस्था का पार्ट है। विवाह संस्था दो लोगों के बीच है। तो हमें हमेशा रखना कि नजरिया केवल पुरुष की नजर से क्यों देखें, विवाह को स्त्री की नजर से भी देखना पड़ेगा। तो मैरिटल रेप इसीलिए इलीगल है क्योंकि विवाह का मतलब। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, इसको यही छोड़ते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ये हो गया। 21A अनुच्छेद 21 से, अच्छा ध्यान रखना ये क्लॉज नहीं है, ब्रैकेट में नहीं है, स्वतंत्र आर्टिकल है। अनुच्छेद 21 से छोटा सा आर्टिकल है ये 86 अमेंडमेंट 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, मूल संविधान में यह नहीं था।
और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में यह भारत के संविधान में जोड़ा गया, 86 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। क्या कहता है, और इसी को आम बोलचाल में शिक्षा का अधिकार कहते हैं। बट ध्यान रखना कि तकनीकी रूप में किसके तहत आता है, स्वतंत्रता। बट अगर एग्जाम में शिक्षा का अधिकार हो तो ये भी सही, क्योंकि आखिर तो शिक्षा की स्वतंत्रता है, लेकिन तकनीकी शब्दों में स्वतंत्रता के भीतर है, क्योंकि अभी हम कौन सा अधिकार पढ़ रहे हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये शिक्षा स्वतंत्रता के भीतर है, बट फिर भी इसको शिक्षा का अधिकार भी कहते हैं। अब देखिए क्या है आर्टिकल, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को राज्य विधि के अनुसार, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को राज्य विधि के अनुसार अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को राज्य विधि के अनुसार अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। तो आर्टिकल 21 ए सबसे पहली बात है कि शिक्षा का अधिकार तो है, लेकिन ये पूरी तरह शिक्षा का अधिकार नहीं है, क्योंकि सभी के लिए नहीं। शिक्षा के अधिकार का वास्तविक मतलब तो ये होगा कि यूनिवर्सिटी में भी एजुकेशन कराएगी, पर ये यूनिवर्सिटी वाला नहीं, प्राइमरी एजुकेशन भी वो भी नहीं है, ये पर्टिकुलर। तो पहली चीज ध्यान रखनी है, ये सबके लिए नहीं है, एक विशेष आयु के बच्चे के लिए है, और वो है 6 से 14 वर्ष। तो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को विधि के अनुसार का मतलब राज्य से अपेक्षा है कि राज्य कानून बनाएगा, इसमें विस्तार से इसका वर्णन करेगा। तो विधि के अनुसार शब्द का मतलब यही है कि हमने ये बता दिया, संविधान संशोधन करने वाले को हमने ये बता दिया कि शिक्षा का अब वो कैसे दी जाएगी, क्या मोडस ऑपरेंडी होगा, ए टू जेड चीजें विधि बनाकर क्लियर करो। तो है फंडामेंटल राइट, लेकिन विधि बनाकर राज्य को देना है। तो 6 से 14 वर्ष। दूसरी चीज है कि अनिवार्य शिक्षा, इसका मतलब 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को अनिवार्यतः स्कूल भेजा जाएगा, शिक्षा दी जाएगी। और दूसरी बात की निःशुल्क शिक्षा, फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा होगा। अंग्रेजी वर्ड फ्री है। अब ये फ्री वाला वर्ड थोड़ा हमें परेशान करता है, क्योंकि अगर संविधान में लिखा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को राज्य अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देगा, तो फिर भारत में शिक्षा की इतनी बड़ी बड़ी दुकानें क्यों खुली? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को दिल्ली में स्कूलों में जाकर देखो कितनी फीस लेता है, अभी भी ले रहा ऑफिशियल। इतनी फीस कुछ स्कूल लेते हैं कि अगर 2 बच्चे हैं तो एक आदमी अगर मिडिल क्लास का आदमी है तो उसकी सारी कमाई से भी पूरा ना पड़े, फीस नहीं लेते हैं, खून पी जाते हैं दिल्ली के स्कूल। तो कहने का भी कोई स्कूल के संचालक हो तो बुरा नहीं मानिए और सच्चाई है। तो अब अगर निःशुल्क शिक्षा फंडामेंटल राइट है मेरे बच्चे के लिए, तो मैं स्कूल में फीस क्यों देता हूं और इच्छा से भी नहीं दे रहा, बात क्यों किया जा रहा है? यहाँ पर इस चीज को अच्छे से समझना है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार ये राज्य के विरुद्ध है, प्राइवेट इंडिविजुअल के विरुद्ध नहीं। क्योंकि आर्टिकल क्या लिखता है, राज्य देगा, राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देगा। तो राज्य बाध्य है, कोई प्राइवेट स्कूल राज्य नहीं, और प्राइवेट स्कूल बाध्य नहीं है। इसका मतलब यदि मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिले तो जरूर मिलेगी, लेकिन तब मुझे कहां जाना पड़ेगा, राज्य के स्कूल में, मतलब मुझे सरकारी स्कूल में जाना पड़ेगा। और यदि सरकारी स्कूल में मैं अपने बच्चे का एडमिशन करवाऊं तो उसको निश्चित रूप से निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। केवल निःशुल्क शिक्षा ही नहीं, अब तो सरकार ने शिक्षा के अधिकार कानून के तहत मिड डे मील भी जोड़ दिया है, इसको दोपहर में खाना भी मिले। इसलिए ध्यान रखना कि कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, आपको ये राइट प्राइवेट के खिलाफ नहीं। सवाल उठता है कि फिर जब निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है तो फिर प्राइवेट स्कूलों में लोग जाते ही क्यों? राज्य भी तो फ्री दे रहा है। तो आप कह सकते हैं कि राज्य की इससे बड़ी विफलता नहीं हो सकती, ये राज्य का फेलियर है इंडिया में, और राज्य के संचालकों को यदि थोड़ी भी शर्म है तो डूब मरना चाहिए। इसलिए डूब मरना चाहिए कि राज्य निःशुल्क शिक्षा देने के लिए बैठा, आओ भाई पढ़ लो सरकारी स्कूल में, और नागरिक तैयार नहीं है, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी शिक्षा, हम पैसे देकर प्राइवेट स्कूल में जाएंगे। अभी दिल्ली में एडमिशन का टाइम आता है, देखो कैसे लाइन लगती है, और फॉर्म जमा करने के लिए, और 100 सीटें होती हैं, 5000 10,000 20,000 एप्लीकेशन आते हैं, जबकि मुफ्त में शिक्षा देने के लिए स्कूल तैयार बैठा, उसके बगल में सरकारी स्कूल है। तो ये सीधी सी बात कि नागरिक को राज्य की शिक्षा व्यवस्था में स्कूल लेवल पर भरोसा नहीं है, और नागरिक को यह एहसास हो चुका है कि वो जो सरकारी स्कूल है उसमें पढ़ाई छोड़कर बाकी सब कुछ हो जाएगा। ये स्थिति है। इसका मतलब कि कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बट यहाँ राज्य की विफलता है, और हमें कहना चाहिए कि हमारे राज्य के जो संचालक हैं, चाहे मोदी जी हो, चाहे दीदी ममता बनर्जी हो, चाहे केजरीवाल साहब हो, चाहे योगी जी हो, सबको इसके बारे में सोचना चाहिए कि उन्होंने ऐसी क्या एजुकेशन सिस्टम बना रखी है। इमेजिन करिए कि यहाँ एक आम का टुकड़ा हो जो फ्री हो, और एक टुकड़ा आम का हो जिसमें 500 रुपए का एक आम मिलता है, और अगर 500 रुपए वाले के सामने भीड़ लगी हुई है तो इसका मतलब कि फ्री का आम बहुत ही सड़ा हुआ, फ्री में भी उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। यह है राज्य की शिक्षा। तो अगर हमारे राज्य के संचालक इसको समझें तो मतलब उसको दुरुस्त करें। अब देखो दिल्ली में एजुकेशन पे काम हो रहा है, तो धीरे धीरे दिल्ली में स्थिति बदल रही है, आगे और भी बदलेगी, हर जगह ये कार्य होना चाहिए। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा होगी। आगे लिखिए, संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यह है आरटीई, संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया। संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया। संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया, जिसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को व्यवस्थित तरीके से लागू किया गया। जिसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को व्यवस्थित तरीके से लागू किया गया। शिक्षा के अधिकार को व्यवस्थित तरीके से लागू किया गया। तो भारत में यही लॉ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो एक लाइन कहता है, तो इसमें विस्तार से बताया है कि शिक्षा कैसे मिलेगी, अगर नहीं मिले तो किसके पास कंप्लेन होगा, क्या जुर्माना होगा, ए टू जेड चीज। अब ये जो टॉपिक है, जब आप गवर्नेंस पढ़ोगे तो गवर्नेंस का पहला टॉपिक शिक्षा से संबंधित मुद्दे ही है, तो इसलिए उसको मैं वहां के लिए छोड़ देता हूं कि जो चीज क्लियरली कहीं और लिखी हुई है। तो हर आदमी के बचपन देखा होगा कि हर शिक्षक अपना दायित्व होता है कि अपना सिलेबस पढ़ाए और दूसरों को करना पड़ाते, क्योंकि उसमें भी मतलब क्यों ऐसे विवाद और नुक्ताचीनी, तो ये वहां का विषय है। पहला टॉपिक है एजुकेशन, तो नई शिक्षा नीति जितनी चीजें वो वहां का विषय है। तो इसलिए 21 का ऐसा नहीं, मुझे भी सब पता है, बट फिर भी तो मेरे क्षेत्राधिकार में वो काम कभी नहीं करता, विवादों से बचना मेरी आदत शुरू से रही है। तो 21 के है। तो 21 के बाद 21 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम आपको अलग से व्यापक होना है। उसके बाद स्वतंत्रता का आखिरी अनुच्छेद है आर्टिकल 22, आर्टिकल 22। अब देखो इससे भी इस बार सवाल आया, और बहुत ही शानदार सवाल पिटिंग है, एकदम अप्लाइड सवाल है, एकदम अप्लाइड सवाल आया, बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल नहीं आया, पॉलिटी का सवाल है। और बताने की जरूरत है, पुराने लेक्चर्स जाकर देख लीजिए, जस्ट इससे पहले के आपके तो किसी दोस्त के अकाउंट में होंगे इसका एक्सप्लेनेशन, तो आपको यही अच्छा इतना आसान सवाल था। तो 22 एक लंबा आर्टिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है और बहुत ही समझने वाला भी है, इसमें याद करने की भी चीजें, लंबा आर्टिकल है। तो पहले इसको हम लोग लिखेंगे कि लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान में अनुच्छेद 22 क्या है, फिर उससे विवाद आदि सबको समझेंगे। तो आर्टिकल 22 का थीम है, अगर एक लाइन में इसको याद रखना, इसको एक लाइन में बताना हो तो इसका सारांश है मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी में संरक्षण। मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी, संविधान में शब्द है निवारक निरोध, उसको निवारक नजरबंदी भी कहते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन। मनमानी गिरफ्तारी
और निवारक नजरबंदी में संरक्षण। इसका मतलब पूरे आर्टिकल का थीम है कि मनमाने तरीके से अगर मुझे अरेस्ट करने के लिए कोई आता है तो मुझे क्या राइट्स है, और निवारक नजरबंदी की जाती है, आगे पढ़ेंगे वो क्या होता है, और यदि मेरी निवारक नजरबंदी की जाती है तो मुझे क्या राइट्स है। मनमानी गिरफ्तारी नहीं हो सकती और मनमाने तरीके से निवारक नजरबंदी नहीं हो सकती, इसका थीम है। आप जानते हैं कि 22 क्या कहता है, इसको लिखो। अनुच्छेद 22 के अनुसार, अनुच्छेद 22 के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताए जाएंगे, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताए जाएंगे, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताए जाएंगे, और मनपसंद वकील, संविधान में शब्द है विधि वेत्ता, पर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख ले वकील, और मनपसंद वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताए जाएंगे और मनपसंद वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा, मनपसंद वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा। फिर आगे लिखो, ऐसे व्यक्ति को 24 घंटे 24 आवर्स 24 घंटे के भीतर निकटतम मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, निकटतम मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं माना जाएगा। 24 घंटे में जर्नी शामिल है, लेकिन इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं माना जाएगा, लेकिन इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं माना जाएगा, यात्रा का समय शामिल नहीं माना जाएगा, यात्रा का समय शामिल नहीं माना जाएगा। लंबा आर्टिकल है, पहले यहां तक समझते हैं। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहला अधिकार है कि वह गिरफ्तारी के कारण जान पाए। इसका मतलब यदि दारोगा किसी को गिरफ्तार करने के लिए आते हैं और गोदान दारोगा गंडस यदि किसी को अरेस्ट करने के लिए आता है तो जिसको अरेस्ट करने के लिए आता है उसका पहला राइट क्या है, हमारा पहला अधिकार है कि हम उनसे पूछें कि श्रीमान आप हमें किस आरोप में गिरफ्तार करें, हमने क्या किया। कोई गायक है तो गाना गाने लगेगा कि हमसे क्या भूल हुई तो गिरफ्तारी हुई, मतलब जो भी बताओ हमसे क्या भूल हुई, क्या हमने किस धारा को तोड़ा है, कौन कौन सी धारा आप पर लगा। और संविधान के तहत फंडामेंटल राइट अब व्यवहार में पालन हो रहा है नहीं, समझे मतलब नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर सबसे पहले पुलिस बताएगी कि आपने फला 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 आरोप है, आप हत्या का आरोप है, ये धारा है, तो पहला क्या है कारण बता, कारण हमें पता चल गया। दूसरा अधिकार है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मनपसंद वकील से परामर्श करने का अधिकार, लॉयर ऑफ हिज चॉइस, ऐसा लिखा, मनपसंद विधि वेत्ता। इसका मतलब कि उसको बता दिया गया पुलिस के द्वारा कि ये आप पर इल्जाम है, इसलिए आपको अरेस्ट हमने किया। तो अब इस व्यक्ति का राइट है जिसको गिरफ्तार किया गया है कि ये अपने वकील को सूचना भिजवाए, जो भी उसका वकील है, किसी भी वकील को सूचना भिजवाए, और वो वकील अगर आता है तो परामर्श करना फंडामेंटल राइट। इसका मतलब वकील अगर आए तो पुलिस ये नहीं कह सकती कि नहीं वकील साहब से परामर्श नहीं, परामर्श करने का अधिकार, ये अधिकार इसलिए दिया गया, ये गोपनीयता में होता है। अच्छा, ये अंग्रेजों के समय राइट था। इसका मतलब ये नहीं है कि परामर्श कर रहे हैं तो 4 पुलिस वाले कान लगा के सुन लेंगे क्या बोल रहा है वकील से, नहीं, वो परामर्श करते समय उसको गोपनीय दिया कि वो सारी क्वेरीज कर सकते। ये इसलिए राइट दिया कि संविधान निर्माताओं को पता है कि इस देश में हर आदमी कानून और संविधान का विशेषज्ञ नहीं, तो सबको अपने अधिकार और उसके बारे में पता नहीं है, आईपीसी के बारे में पता नहीं है। तो मानो कोई सेठ है तो सेठ पैसा खूब कमाना जानता है पर कानून आदि उसको पता नहीं। पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती और उसको खूब डराती है कि 5 लाख रुपए जल्दी दे दो वरना तुमने कम सामान तोला है। तो कानून यही कहता है कि तुम्हारा उतना ही मांस काट के जब्त कर दिया जाए, मतलब डरा रहा है, ऐसा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में वकील साहब को बुलाएगा सेठ, कहेगा कि नहीं तुम पे भरोसा नहीं करूंगा, तेरा वकील साहब से, वकील साहब की ऐसी कोई धारा ही नहीं, मैक्सिमम तुमको ये जुर्माना होगा फला होगा। तो इसलिए दिया कि व्यक्ति अपनी सुरक्षा का बंदोबस्त कर सके, मनपसंद वकील से परामर्श का अधिकार। और तीसरा अधिकार है कि ऐसे व्यक्ति को 24 घंटे के लिए याद रखना, 24 आवर्स, 24 घंटे के भीतर, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। अभी आपने देखा कि मंत्री, गृह राज्य मंत्री के बेटे को जब अरेस्ट किया तो उसको भी 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत किया मैजिस्ट्रेट, फिर पुलिस रिमांड अलग आता है, बट 24 घंटे के भीतर निकटतम मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट का मतलब न्यायपालिका का व्यक्ति, निकटतम मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। अब मान लो कि किसी व्यक्ति को छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में अरेस्ट किया और रास्ता इतना दुर्गम है कि पैदल लिया जा सकता है, कोई रोड भी नहीं है, और पुलिस ने वहां जाकर अरेस्ट कर दिया। अब वहां से मैजिस्ट्रेट तक आने में 2 दिन लगता, तो संविधान साफ लिखता है कि यात्रा का समय या अगर कोई हॉलिडे है, छुट्टी, वो सब काउंटिंग हो। पर जब मैजिस्ट्रेट के पास पहुंचना संभव है, मान लो दिल्ली में अरेस्ट किया और मैजिस्ट्रेट का ऑफिस 10 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर, तो माना जाएगा कि पहुंचना संभव है। तो ऐसी स्थिति में इसका मतलब कि यात्रा आदि के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर ऐसे व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है कि पुलिस अधिकतम बिना मैजिस्ट्रेट की अनुमति के किसी व्यक्ति को केवल 24 घंटे तक गिरफ्तार कर सकती है, केवल 24 घंटे। अब वो अलग रख लेगा, जब मूवी आपने देखी होगी तो कहता है एंट्री मत करना, तो फाइल में एंट्री नहीं करेगा तो किडनैपिंग हो गया, तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है कि किडनैपिंग, तो फिर प्रूव कर दिया एंट्री नहीं है। बट अगर प्रॉपर सब चीज ऑन पेपर तो 24 घंटे के भीतर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाएगा। इसका मतलब बिना मैजिस्ट्रेट की अनुमति से पुलिस केवल 24 घंटे कस्टडी में रख सकती है। इसलिए किया गया कि पुलिस केवल अनुसंधान करने वाली संस्था है, न्याय देने का काम, सही और गलत का निर्णय करने का काम जज साहब है। तो अब मैजिस्ट्रेट के पास ले गया, संविधान यहां तक कहता है, पर थोड़ा सा इससे आगे की बात समझिए क्योंकि सवाल इससे आगे से है। तो यहां तक हमने देखा मैजिस्ट्रेट के पास ले गया। जब मैजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा तो मैजिस्ट्रेट के पास 3 विकल्प है, मैजिस्ट्रेट 3 चीजें कर सकता है। पहला, मैजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को बेल दे दे, बेल का मतलब सिंपल नहीं है, बोल वाले येलो सिंपल, बेल का मतलब जमानत है। तो ऐसा नहीं कि मैजिस्ट्रेट उसको एक फल दे देगा बेल, बट जमानत BAIL दे। तो पहला कि उस व्यक्ति का भी वकील आया, पुलिस का भी वकील आया और सारे जिरा हुए और पाया गया कि बहुत ही छोटे किस्म का अपराध और ये व्यक्ति बड़ा ही प्रतिष्ठित है और इसके भाग जाने की कोई गुंजाइश नहीं, सरकारी नौकरी में है, जो भी होगा तो प्रथम दृष्टया लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं। तो ऐसी स्थिति में बेल दे देगा, वहीं से जमानत दे दे। तो पहला आयाम हो सकता है कि जमानत दे दे। दूसरा ये कार्य कर सकता है कि वो उसको पुलिस हिरासत, किसी को कहते हैं पुलिस कस्टडी, पुलिस हिरासत में भेज दे, ऐसे व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में भेज दे। अब मान लो कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया पुलिस ने वो कोई नक्सलवादी है, वो कोई मर्डरर है, तो पुलिस का वकील जज साहब के सामने तर्क करेगा, 24 घंटे के भीतर ले जाएगा। जैसे अभी आपने देखा कि मंत्री के बेटे को अरेस्ट किया, लखीमपुर के रिकॉर्ड, तो 24 घंटे के भीतर उसको भी ले गया। लेकिन जब मैजिस्ट्रेट के सामने पुलिस ले गई तो पुलिस के वकील ने तर्क किया कि श्रीमान कुचलने का मामला है और हम 24 घंटे में ले आए आपके सामने क्योंकि कानूनी बाध्यता है, लेकिन 24 घंटे में इससे कोई पूछताछ नहीं हो पाई और हमें पूछताछ करने के लिए समय चाहिए, तब जाकर के हम इस कांड का पूरा खुलासा कर पाए। अब यदि सब कुछ यहाँ जज की छापे तो जज को भी लगता है कि बात तो सही है कि 24 घंटे में क्या पूछताछ हो पाएगी। और ऐसी स्थिति में यदि पुलिस डिमांड करती है कि 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 14 दिन जो भी डिमांड करे कि हमें इतने दिन के लिए अभियुक्त दो,
और जज जितने के लिए सहमत होता है तो जब कहेगा ठीक है आपको हम सौंपते हैं, तब माना जाएगा कि पुलिस कस्टडी में थी। तो ध्यान रखना कि पुलिस कस्टडी में जब किसी व्यक्ति को भेजा जाएगा तो वह व्यक्ति हवालात में गया, पुलिस लॉकअप में गया। हवालात अलग है, जेल अलग है। क्या करना, हवालात वो होता है जो थाने में होता है और जेल तिहाड़ जेल, तो दोनों बिल्कुल अलग जगह है। तो यहाँ पर किसको दे दिया, पुलिस को दे दिया। पुलिस को देने का मतलब है कि अब वो दारोगा जी के पास चला गया, उसको हवालात में रखेगा, हवालात दोनों वहां पर उसको पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, यदि मना ही 20+ के तहत लाख की मनाही फिर भी वो मिलेगा उसकी जान। पुलिस हिरासत में देगा, पुलिस वहां उससे पूछताछ करेगी तब आप कितने कार्य। यदि मान लो कि 4 दिन की पुलिस हिरासत, पुलिस रिमांड, पुलिस कस्टडी एक ही चीज है, जैसा आपने तो 4 दिन के बाद फिर जैसा आपके पास ले जाए। अब यदि पुलिस को लगता है कि नहीं हमको 5 दिन और चाहिए, नहीं हो पाया 4 दिन, तो फिर डिमांड करेगी कि जैसा पूरी नहीं हो पाई पूछताछ, हमको 5 दिन और चाहिए। जज की इच्छा पर है, यदि जज चाहे तो दे दे। गंगा जब मूवी याद करो कि कैसे सुंदर यादव को ले जाता है, ये चीजें फिल्मों से भी समझ में आती है। तो पुलिस कहता है कि नहीं तहकीकात नहीं हो पाई है तो पुलिस कस्टडी और दे दो। अब जैसा पर नाराज होते हैं कि जल्दी जल्दी इन्वेस्टिगेशन करो और पुलिस कस्टडी 1 सप्ताह की मंजूर की जाती है। इसका मतलब 2 बार 3 बार जब तक जज की इच्छा पर। लॉजिक होना चाहिए पुलिस के पास। इस तरह देखते हैं कि पुलिस हिरासत, तो पुलिस हिरासत में व्यक्ति एक तरह से पुलिस की कस्टडी, पीबीआई भी एक पुलिस है तो सीबीआई की कस्टडी में रहेगा। एनसीबी जो भी नारकोटिक वाला है आर्यन खान का मामला, वो भी एक तरह की पुलिस है, पुलिस का मतलब सब। तो यहाँ पर चाहे नारकोटिक ब्यूरो के हेडक्वार्टर में रहे, चाहे सीबीआई में रहे या पुलिस थाने में रहे, वो पुलिस के पास है, जेल में नहीं। इस तरह से पुलिस हिरासत में। अब मान लो कि पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति को 1 सप्ताह रखा, जैसे आर्यन खान का मामला कि उसको कुछ दिन पुलिस हिरासत में रखा। पुलिस हिरासत में रखने के बाद उसे पूछताछ करेगी और पूछताछ करने के बाद जब उसको जज के पास ले गया 7 दिन के बाद, मान लीजिए 7 दिन की पुलिस हिरासत में, तो 7 दिन कंप्लीट होने के बाद जज के पास ले गया, वहां पुलिस का वकील ये तर्क देता है कि जज साहब हमने अपनी पूछताछ करी, अब हमको इसके पूछताछ के आधार पर सबूत क्रिएट करना, अच्छी चीज बरामदगी करनी है, छापे मारने वो सब करना है। लेकिन ये भी रिक्वेस्ट करता है कि जज साहब ये व्यक्ति बहुत पहुंचवाला है, ये व्यक्ति मर्डरर है, ये व्यक्ति नक्सल है, अगर आपने इसको जमानत दे दी तो हमें नहीं चाहिए, पुलिस कस्टडी में नहीं चाहिए, हमारा काम हो गया। लेकिन अगर आपने इसको जमानत दे दी, बेल दे दिया, तो ये व्यक्ति इतना प्रभावशाली है कि गवाह और सबूत को डरा सकता है, पैसे के बल पर उसको खरीद सकता है, नष्ट कर सकता है, या ये नक्सल है एक बार भागेगा तो दोबारा हाथ नहीं आएगा। तमाम ऐसे तर्क देगा कि जज साहब पुलिस कस्टडी में नहीं चाहिए, लेकिन इसको आजाद नहीं छोड़ना। तो ऐसी स्थिति में सब कुछ जज का भी अधिकार है। तो आमतौर पर गंभीर अपराध होंगे, मर्डर होगा, रेप होगा, या भाग जाने की गुंजाइश, या कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति होगा, शाहरुख खान का बेटा होगा या मंत्री का बेटा होगा, तो ऐसी स्थिति में जनरली जज कहेंगे कि बात तुम्हारी ठीक है। और जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तब तक ऐसे व्यक्ति को आजाद नहीं छोड़ा जाएगा, जमानत नहीं दिया जाएगा, न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। इसको कहते हैं जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी, न्यायिक हिरासत का मतलब कि आप पुलिस के हवालात में नहीं था, अब वो व्यक्ति कहां चला गया, तिहाड़ जेल। यहीं पर कॉन्सेप्ट आएगा विचाराधीन कैदी का। फिर न्यायिक हिरासत में जब गया तब उस व्यक्ति के को अधिकार है कि फिर मजिस्ट्रेट के सामने जाकर देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बेल वगैरह अपना चलता रहता है, जो आर्यन खान का चलता है कि अभी वो कहां पे भेज दिया उसको, न्यायिक हिरासत में, क्योंकि जांच आदि पूरी करने के बाद फिर भी काफी प्रभावशाली है, अभी इसको कुछ दिन जेल में बंद रखो। तो न्यायिक हिरासत, अब वहीं पर वकील जाएंगे, जिला करेंगे कि भाई ये तो अभी बच्चा है, ये कितना प्रभावित करेगा, छोड़ पर जज साहब देखेगा कि कितना दिन इसको न्यायिक हिरासत में रखना है। इस तरह से ये 3 चीजें। तो ध्यान रखना पुलिस हिरासत में आप एकदम पूरी तरह पुलिस के कस्टडी में एनी टाइम आपसे पूछताछ कर सकते हैं, क्योंकि आप पुलिस लॉकअप में। तो जब मर्जी दारोगा जी आए, फिल्मों में दिखाता है लाइट जल रहा है और वो सब, हिंदी फिल्म में देखते हैं, बड़ा बढ़िया दिखाता है, एकदम लाइट जल रहा है, उधर से एकदम बॉडी बिल्डर करके सबसे पहले थप्पड़ मारती, परमिटेड नहीं है पर यही दिखाता है। उसके बाद 2 डंडा मार दिया अजय देवगन, सबकी फिल्मों में सब ज्यादा सनी देओल 2.5 किलो का हाथ उसके ऊपर रख दिया और ऊपर से बोल दिया कि 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है तो आदमी उठता नहीं है, उठ जाता है, सामने वाला ऐसे ही डर गया। तो कहने का मतलब वो सब तामझाम इसलिए है कि फिल्मों में तालियां बजे और पैसा वसूल हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशन ने वो थप्पड़ मारने और सबकी मनाही है, मतलब सबूत चुकाओ। पुलिस कस्टडी में व्यक्ति आने में है या सीबीआई हेडक्वार्टर में है, एनी टाइम पुलिस अधिकारी पूछ सकता है, किसी से परमिशन नहीं लेना, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने सौंप चुका है। लेकिन जुडिशियल कस्टडी में तो बिल्कुल अलग जगह पे जेल। अब बीच में ये अगर दारोगा जी का मन हुआ या अभी एनसीबी का मन हुआ कि अभी जाकर तुझे जेल में नहीं पूछ सकता, जब तक तुम्हारे पास था तब तक वो तुम्हारे पास था, अभी वो जेल में है, तो जेल में अगर फिर लगता है कि हमको कुछ पूछताछ अनिवार्य है, तो या तो पुलिस कस्टडी फिर से मांगेगा, न्यायिक हिरासत से फिर वो पुलिस कस्टडी मांग सकता है कि कुछ नए तथ्य आए हमको पूछताछ करना, या जेल में जाकर पूछेगा तो परमिशन लेकर पूछेगा मजिस्ट्रेट से। तो न्यायिक हिरासत का मतलब एक लाइन में याद रखना तिहाड़ जेल, और पुलिस हिरासत का मतलब याद रखना हवाला। अब ये चीजें चल रही है। तो यहां तक हमने देखा कि मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी में संरक्षण के तहत व्यक्ति को कारण बताए जाएंगे गिरफ्तारी के, मनपसंद वकील से परामर्श का अधिकार होगा और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएगा, यहाँ ये सब चीजें होंगी। तो यहाँ तक का हिस्सा संविधान में नहीं है, संविधान केवल ये कहता है, पर व्यवहार में ये न्यायिक प्रणाली। तो ये आर्टिकल 22 का पहला हिस्सा है। तो हम लोग समझ रहे हैं ताकि आसान हो। तो पहला हिस्सा अब आते हैं कि इसके बाद क्या, 22 में इसके बाद ये, तो आगे देखिए यहाँ तक लिखने के बाद, लेकिन ये अधिकार, ये जो ऊपर के अधिकार है, कारण बताना वो सब, लेकिन ये अधिकार 2 प्रकार के व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं होंगे। ये अधिकार 2 प्रकार के व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं होंगे। ये अधिकार 2 प्रकार के व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं होंगे। 2 प्रकार के व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं होंगे। पहला शत्रु अन्य देशीय, इसका इंग्लिश में लिखें क्योंकि अंग्रेजी शब्द भी यहाँ आ सकता है, ट्रांसलेशन की बड़ी प्रॉब्लम है यूपीएससी में। एनिमी एलियन, एनिमी एलियन 2 प्रकार के व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं होंगे। पहला शत्रु अन्य देशीय और दूसरा लिखो निवारक नजरबंदी। अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, निवारक नजरबंदी या निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन। निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार व्यक्ति, लेकिन ये अधिकार 2 प्रकार के व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं होंगे। पहला शत्रु अन्य देशीय और दूसरा निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार व्यक्ति। अब 2 बड़े-बड़े कॉन्सेप्ट्स हमारे सामने आए। खास करके निवारक नजरबंदी पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, पीटी मेंस में आ जाएगा, 200 का सवाल है, पुराने अगर सवालों को देखेंगे। शत्रु अन्य देशीय को, अब जो ये हमने 3 राइट्स देखे थे कि कारण बताना, मनपसंद वकील से परामर्श और 24 घंटे के भीतर ये शत्रु अन्य देशीय को प्राप्त होगा। इसका मतलब यदि शत्रु अन्य देशीय को अरेस्ट किया जाता है तो 24 घंटे के बजाय 24 दिन भी उसको रखेगा, कोई मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना जरूरी नहीं है। और ये निवारक नजरबंदी पड़ेगा, जब वो कारण पूछेगा शत्रु अन्य देशीय या निवारक नजरबंदी वाला, तो पुलिस का कारण नहीं बताया जाए और ये उसका कारण संविधान सम्मत है। सवाल उठता है वकील साहब आकर खड़े होंगे, मतलब कुटिल सिब्बल, नाम में भूल जाता है, कपिल सिब्बल, कुटिल सिब्बल भी ठीक ही नाम है, कोई बुरा नहीं। तो कुटिल सिब्बल दरवाजे के सामने खड़े कि मैं जरा सा परामर्श कर लूं, क्योंकि आतंकवादी वादी के ये लोग ज्यादा पैरवी करते हैं, लेकिन कह दिया जाएगा कि नहीं वकील साहब अभी नहीं, क्योंकि शत्रु अन्य देशीय है। सवाल उठता है कि कौन से 2 आगे किस्म के व्यक्ति हैं, अब आगे ही जाएंगे भारत कि जिनको ये भी राइट नहीं है, तो सबसे पहले समझते हैं शत्रु अन्य देशीय। अच्छा ये देखो कि शत्रु अन्य देशीय शब्द ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 में पाया जाता है, यानी कि बाहर का शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड पाया जाता है। और निवारक नजरबंदी भी, तो शत्रु अन्य देशीय किसे कहते हैं? वर्तमान में शत्रु अन्य देशीय का कोई उदाहरण बताइए, अभी के समय में शत्रु अन्य देशीय कोई व्यक्ति, अभी मतलब शत्रु अन्य देशीय का कोई उदाहरण पढ़ चुके हैं हमारे से कभी या नहीं? अच्छी बात है, सही जवाब दिया, सही हमने पूछा।
क्योंकि टेक्निकल बड़ी इशूज है। तो ये बात सही है, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, आपने सही बताया कि अभी कोई नहीं है शत्रु अन्य देशी। तो कभी ये नहीं कहना कि पाकिस्तान वाला, चाइना वाला, अजमल कसाब, तो कौन कौन है हाफिज, ये नहीं कि किसी भी का भी नाम बोलते चले या तालिबान नहीं। आज के तारीख में कोई शत्रु अन्य देशी नहीं है। कैसे जरा इसकी परिभाषा लिखेंगे तब समझ में आएगा। तो हमें मनमानी परिभाषा नहीं देखी। शत्रु अन्य देशीय की परिभाषा लिखो। शत्रु अन्य देशीय से तात्पर्य, शत्रु अन्य देशीय से तात्पर्य ऐसे देश के नागरिक से, शत्रु अन्य देशीय से तात्पर्य ऐसे देश के नागरिक से है, ऐसे देश के नागरिक से है, ऐसे देश के नागरिक से है जिस देश के साथ, जिस देश के साथ भारत का युद्ध चल रहा हो। शत्रु अन्य देशीय से तात्पर्य ऐसे देश के नागरिक से जिस देश के साथ भारत का युद्ध चल रहा हो। इसका मतलब ये ध्यान रखना कि शांति काल में कोई शत्रु अन्य देशीय नहीं, शत्रु अन्य देशीय हमेशा युद्ध काल में होगा। तो अभी भारत का किसी से वार नहीं चल रहा ऑफिशियल, भाई गलवान में थोड़ी बहुत झड़प हुई, वो झड़प है, वार नहीं है। शत्रु अन्य देशीय का कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब भारत किसी से युद्ध में आ जाए, और जिस देश के साथ हम युद्धरत हैं, वार कर रहे हैं, यदि उस देश का कोई नागरिक भारत में है तो उस समय उसको शत्रु अन्य देशीय कहेंगे। जैसे जब 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था, तो उस समय भारत में जो भी चीन के नागरिक थे वे शत्रु अन्य देशीय थे। 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, तो उस समय भारत में जो भी पाकिस्तानी नागरिक थे वे शत्रु अन्य देशीय थे। आज की तारीख में भारत का किसी देश के साथ युद्ध नहीं चल रहा, और इसलिए आज की तारीख में कोई भी शत्रु अन्य देशीय नहीं है। तो एकदम टेक्निकल वर्ड है, टेक्निकल आंसर। इसका आंसर ये होगा कि आज की तारीख में कोई शत्रु अन्य देशीय नहीं है, क्योंकि भारत का किसी के साथ युद्ध नहीं चल रहा। तो अगर शत्रु अन्य देशीय, तो इमेजिन करो कि 1962 यदि किसी चीनी नागरिक को अरेस्ट किया गया और उसने पूछा होगा कि भाई आर्टिकल 22 के तहत कारण बताओ, क्योंकि 22 नागरिक विदेशी शब्द थी, तो विदेशियों को इंडिया में राइट। तो अगर उसने कहा होगा कि कारण बताओ, तो पुलिस ने कहा नहीं, कारण की कोई जरूरत ही नहीं है, तुम शत्रु अन्य देशीय हो, तुमको कारण नहीं बताएं। फिर कहेगा कि वकील साहब आए हैं, वकील साहब को बुलाओ, वो सामने खड़े हैं, कहेगा कि नहीं वकील साहब को आज रहने दो क्योंकि तुम शत्रु अन्य देशीय। और फिर कहेगा कि 24 घंटे हो गए, 24 दिन गुजर गए, मैजिस्ट्रेट के सामने क्यों नहीं ले जा, क्या तुम शत्रु अन्य देशीय। तो शत्रु अन्य देशीय शांति काल में नहीं है। अब आते हैं ये कॉन्सेप्ट बड़ा है और इस पर 200 वर्ड्स का भी सवाल अपेक्षित होगा, तो थोड़ा डिटेल में इसको करेंगे। निवारक नजरबंदी, तो हेडिंग दीजिए प्रिवेंटिव डिटेंशन या निवारक नजरबंदी, निवारक नजरबंदी, प्रिवेंटिव डिटेंशन या निवारक नजरबंदी। एसी बंद करवा दें, ये वाला बंद है, ये एसी बंद है, तो बंद है ये एसी, तो ये ऑलरेडी बंद है, इसका मतलब फिर कोई चीज हो जाएगा। तो चलो अब आते हैं निवारक नजरबंदी, प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसकी परिभाषा लिखिए। निवारक नजरबंदी का अर्थ है, निवारक नजरबंदी का अर्थ है, निवारक नजरबंदी का अर्थ है किसी व्यक्ति को, निवारक नजरबंदी का अर्थ है किसी व्यक्ति को अपराध किए बिना, किसी व्यक्ति को अपराध किए बिना, किसी व्यक्ति को अपराध किए बिना भविष्य में अपराध किए जाने की आशंका, किसी व्यक्ति को अपराध किए बिना भविष्य में अपराध किए जाने की आशंका के आधार पर गिरफ्तार कर लेना, भविष्य में अपराध किए जाने की आशंका के आधार पर गिरफ्तार कर लेना, किसी व्यक्ति को अपराध किए बिना भविष्य में अपराध किए जाने की आशंका के आधार पर गिरफ्तार कर लेना। एक दो लाइन और लिखिए। निवारक नजरबंदी, निवारक नजरबंदी दंडात्मक नजरबंदी से अलग है। कभी पूछते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनिटिव डिटेंशन में क्या अंतर है, निवारक नजरबंदी और दंडात्मक नजरबंदी। तो लिखो निवारक नजरबंदी, दंडात्मक नजरबंदी, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। ऊपर वाला प्रिवेंटिव और ये प्यूनिटिव, दंडात्मक नजरबंदी से अलग है। क्योंकि निवारक नजरबंदी दंडात्मक नजरबंदी से अलग है क्योंकि दंडात्मक नजरबंदी में, दंडात्मक नजरबंदी में किसी व्यक्ति को, दंडात्मक नजरबंदी में किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को अपराध करने के बाद गिरफ्तार किया जाता है। दंडात्मक नजरबंदी में किसी व्यक्ति को अपराध करने के बाद गिरफ्तार किया जाता है। दंडात्मक नजरबंदी में किसी व्यक्ति को अपराध करने के बाद गिरफ्तार किया जाता है। पहले यहां तक समझते हैं, फिर आगे निवारक नजरबंदी के अन्य आयामों को देखेंगे। नजरबंदी का मतलब है दो चीजें होती है, होता है अरेस्ट और दूसरा डिटेंशन। अरेस्ट को कहते हैं गिरफ्तारी और डिटेंशन को कहते हैं निरोध या नजरबंदी। पहले दोनों का डिफरेंस समझते हैं। दोनों एक ही प्रक्रिया के दो चरण हैं। जैसे किसी व्यक्ति पर आरोप लगा कि उसने कोई अपराध किया है, हत्या का आरोप लगा, तो पहले पुलिस जाकर उसको अरेस्ट करेगी। अरेस्ट करने का मतलब कि उसको अपनी कस्टडी में लेगी, तो अरेस्ट पहला चरण है। और अरेस्ट करने के बाद जब उसको लॉकअप में रखेगी, चाहे हवालात में रखे, चाहे जुडिशियल जहां पर भी उसको बाद में रखा जाए, तो वो कहलाएगा नजरबंदी की अब डिटेंड है। तो पहले अरेस्ट होता है, अरेस्ट किए हुए व्यक्ति को बेल भी मिल सकता है, जमानत भी मिल सकती है, तो माना जाएगा डिटेन नहीं हुआ, नजरबंदी नहीं हुई, केवल अरेस्ट होकर रखे। लेकिन यदि अरेस्ट किए हुए व्यक्ति को जज ने बेल नहीं दिया और उसको पुलिस कस्टडी में भेज दिया, तो एक तरह से उसकी नजरबंदी या डिटेंशन हो गया, या उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया तो डिटेंशन हो गया। तो कोई ऐसा बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी चीज नहीं है, दोनों दो स्टेज है। यहाँ डिटेंशन की बात हो रही है कि निवारक नजरबंदी क्या है और दंडात्मक नजरबंदी से कैसे अलग है। दंडात्मक नजरबंदी सामान्य प्रक्रिया है और दंडात्मक नजरबंदी का मतलब है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, उस पर ऐसा आरोप लगा, तो जब अपराध करने के बाद हम व्यक्ति को गिरफ्तार करके नजरबंद करते हैं, जेल में रखते हैं, लॉकअप में रखते हैं, तो वो दंडात्मक नजरबंदी है। उचित है कि भाई उसने ऐसा किया तो उसको आपने अरेस्ट करके नजरबंद कर दिया। तो सामान्य कानूनी प्रक्रिया है प्यूनिटिव डिटेंशन या दंडात्मक नजरबंदी। लेकिन कभी कभी विशेष कारणों से निवारक नजरबंदी भी होती है। और निवारक नजरबंदी का मतलब है कि व्यक्ति ने अपराध किया नहीं, उसने क्राइम किया ही नहीं, लेकिन उससे भविष्य में, फ्यूचर अपराध किए जाने की आशंका है और वह भविष्य में अपराध न कर पाए, अपराध को घटित होने से रोकने के लिए जब एडवांस में उसको अरेस्ट करें, तो हम कहते हैं कि यह निवारक नजरबंदी है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। जैसे मान लो पुलिस को यह सूचना मिलती है कि अमुक व्यक्ति मर्डर करने वाला, तमाम स्रोतों से खबर मिलती है ये जो ए है ये एक सप्ताह के भीतर बी का मर्डर करेगी। पर यह भी हो सकता है कि सूचना गलत हो सकता है, पर फिर भी उसको पूरा पक्का भरोसा होगा, सारी मुखबिर से सबसे लग रहा है कि अगर ये आ जाता तो मर्डर करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में ए को पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए और ये जो एक की गिरफ्तारी होगी ये कहलाएगी निवारक नजरबंदी। तो कई अपराधों को किया जा सकता है। इसी प्रकार कोई नेता है, बहुत ही खतरनाक भाषण देता है और उम्मीद की जाती है, आशंका है कि अगर वहां पे पूरी उम्मीद है कि मानो 6 दिसंबर भारत में एक बहुत ही ऐसा दिन माना जाता है जो उपद्रव ये सब होने की गुंजाइश रहती है, क्योंकि बाबरी मस्जिद का उसने विध्वंस कर दिया गया। तो ऑफ कोर्स वो बड़ा पुलिस प्रशासन सब चाक चौबंद रहते हैं। अब मान लीजिए कि अयोध्या में ओवैसी 6 दिसंबर को सभा करने का निर्णय है और पूरा इनपुट हो इस दिन आग उगलेंगे और ऐसा आग उगलेगा कि दंगे हो जाए। तो अभी ओवैसी ने आग नहीं उगला है, दंगे हुए नहीं,
तो उसने एक्चुअल क्राइम नहीं किया, पर यदि पुलिस को भरोसा है तो एसपी साहब पहले रोकेंगे कि भाई नहीं सभा मत करो, पर वो आ जाएगा और वो कहेगा कि हम आज एकदम गांधी जी की बात करें, लेकिन पुलिस रिस्क नहीं लेगी। अगर नहीं मानेगा तो उसको अरेस्ट कर ले। ये जो अरेस्ट होगा और जब नजरबंद किया जाएगा तो इसको निवारक नजरबंदी है। प्यूनिटिव डिटेंशन सामान्य प्रक्रिया है और प्रिवेंटिव डिटेंशन अपराध को भविष्य में घटित होने से रोकने के लिए जब आप किसी को एडवांस में अरेस्ट करते हैं तो इसको कहते हैं निवारक नजरबंदी। आगे कुछ और इससे रिलेटेड चीजें लिखी, निवारक नजरबंदी कैसे कैसे क्या होता है, अगर हमें 200 शब्दों में लिखना है। बिल्कुल सब निवारक नजरबंदी ही थी। जो सब हुए थे जम्मू कश्मीर का मामला बहुत इसका सटीक उदाहरण, वो सब निवारक नजरबंदी में चले गए क्योंकि पहले से ही अरेस्ट कर लिया था। हाँ, क्या अरेस्ट वारंट अरेस्ट नहीं होगा? नहीं, अरेस्ट कैसे नहीं होगा? मतलब आ जाएगा, क्या करेगा उसको अरेस्ट? आगे बैठ करके पूछा करो तो अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें अच्छा नहीं लगता, पूरा डिस्टर्बेंस हो जाता है। देखो अरेस्ट वारंट, अब वो फिर वकील वाली बात हो जाती है। अरेस्ट वारंट हर वारंट गिरफ्तारी के लिए जरूरी नहीं। जब हम भारत की कानूनी प्रक्रिया देखते हैं तो कुछ मामलों में वारंट चाहिए और कुछ मामलों में बिना वारंट के भी पुलिस को गिरफ्तारी है। जैसे मान लो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार के वारंट है, कोई वारंट की जरूरत नहीं। तो अगर वारंट वाला मामला है तो ऑफकोर्स वारंट मांगेगा, अगर वारंट वाला मामला नहीं है तो बिना वारंट के भी अरेस्ट होगा। कुछ चीजें इसमें लिखते हैं। हाँ, क्यों नहीं करेगा? न्यायिक हिरासत में रखे, अगर पुलिस हिरासत में दुर्व्यवहार हुआ तो उसके नियम है, फिर उसके तहत ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, वो भी मतलब कोई भी डिमांड की जा सकती है। ये तो जस्ट समझो कि भाई किसी को यहीं पे मैं पीटूं तो उसको वो भी जा सकता है, तो सबको ये राइट है। और संविधान इतनी छोटी बातों को अगर एक्सप्लेन करने लगेगा तो ये सब कानून की किताबों की बात है, तो संविधान इतना मोटा होता है। तो ऑफकोर्स ये अंडरस्टूड है कि किसी को अगर पीटा जाए तो 20 के विरुद्ध है तो केस कर सकता है, सजा भी होगी, उस हिरासत से हट भी सकता है। और इसको आगे लिखिए, मैं जो करवाना चाहता हूं उससे बात आप लोग उधर जाते हैं, जो नहीं करना दिक्कत ये है क्योंकि एग्जाम में 200% प्रिवेंटिव डिटेंशन अगर एक्सप्लेन करना है तो सिचुएशंस वगैरह नहीं आती, सिचुएशन लॉ के पेपर में आता है, वो भी ऑप्शनल है। आगे लिखो, भारत में निवारक नजरबंदी, भारत में निवारक नजरबंदी समवर्ती सूची का विषय, कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। भारत में निवारक नजरबंदी समवर्ती सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय है और इस पर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार, भारत में निवारक नजरबंदी समवर्ती सूची का विषय और इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। भारत में निवारक नजरबंदी समवर्ती सूची का विषय है, कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट, और इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। अभी हमने समवर्ती सूची पढ़ी नहीं है, जब फेडरलिज्म टॉपिक आएगा तो हम पढ़ेंगे कि 3 प्रकार की सूचियां हैं। बहुत ही आसान चीज है, बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, बाकी हम भी बहुत डिटेल में होगा फेडरलिज्म टॉपिक में कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची में बहुत सारे विषय की लिस्ट है, राज्य सूची में बहुत सारे विषय की लिस्ट है और समवर्ती सूची में बहुत सारे विषय की लिस्ट है। जो विषय संघ सूची के हैं जैसे विदेश नीति संघ सूची में, तो इसका मतलब विदेश नीति पर केवल भारत की संसद या केंद्र ही कानून बना सकती है, राज्य विधानमंडल कानून नहीं बनाएगा क्योंकि विदेश नीति संघ सूची का विषय। इसी प्रकार जो राज्य सूची का विषय है जैसे भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू, जो राज्य सूची का विषय है उस पर संसद कानून नहीं बनाएगा, उस पर राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा। विशेष परिस्थिति में क्या होगा, वो फेडरलिज्म में सामान्यतः नहीं बनेगा। और समवर्ती सूची में जो विषय उस पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। यदि दोनों कानूनों में विरोधाभास होगा तो केंद्र का कानून चलेगा, लेकिन केंद्र को अपना अलग और राज्य को अपना अलग, दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। तो अब ये जो निवारक नजरबंदी हमारे संविधान निर्माता ने इसको समवर्ती सूची में रखी है। समवर्ती सूची में रखने का मतलब यह है कि इस पर केंद्र भी अपना कानून बना सकता है और इस पर राज्य भी अपना कानून बना सकता है। तो केंद्र ने समवर्ती सूची पर कई सारे कानून बनाए और समय समय पर कानून खत्म भी हुए। जैसे आपने मीसा कानून का नाम सुना होगा, अब ये कानून नहीं है। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये सब कानून खत्म हो चुके हैं, तो इसलिए अब इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, बट अपने समय का ये बड़ा कुख्यात कानून है। अगर आप इसे समानता थोड़ा सा ये समझे कि 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था तो उस समय इस कानून के तहत ही सारे नेताओं को अरेस्ट किया था, एडवांस में अरेस्ट कर लिया क्योंकि निवारक नजरबंदी का कानून। अच्छा, एक बहुत ही रोचक तथ्य है राजनीति का, लालू प्रसाद का नाम आपने सुना ही होगा, उनके बारे में बताऊंगा कभी, अभी नहीं। बट लालू प्रसाद की बड़ी जो बेटी है, आजकल जिसके फार्म हाउस पे लालू जी टिके हुए दिल्ली में, ऐसा नहीं मैं मिल के आया हूं, बट सूचना प्राप्त हुई कि वहां पे टिके हुए। लालू की उस बड़ी बेटी का नाम है मीसा खाती, ये जो है ना मीसा, तो लालू की बेटी का नाम भी है मीसा। क्या दोनों में कोई कोरिलेशन है? हाँ है, ये सच्चाई है कि उसका नाम, क्योंकि मीसा बहुत ही अनकॉमन नाम होता है। मीसा आप जनरली किसी का नाम नहीं सुनते हैं, सीता गीता रीता ये सब नाम होते हैं, बट मीसा नाम बहुत अनकॉमन है। ये एक्चुअली उसी टाइम का है कि 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया, मीसा कानून का पहले से इस्तेमाल किया। उस टाइम लालू, ये सब युवा नेता हुआ करते थे, लालू, रामविलास शरद, ये सब उसी दौर में उभरे, नीतीश कुमार, जो इस तरह के मुलायम, ये सब उस दौर के युवा नेता थे और इन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ खूब धमाचौकड़ी मचाई। तो इन लोगों को अरेस्ट किया गया, अंत में लालू को भी मीसा कानून के तहत अरेस्ट किया। मीसा कानून में 24 दिन आदि की बाध्यता नहीं, जेल में डाल दिया। तो ऐसी स्थिति में लालू यहाँ पे जेल में क्रांति कर रहे हैं और उनकी पत्नी राबड़ी उधर घर पे क्रांति कर रही थी। मतलब उसी समय उनको पुत्री रत्न की प्राप्ति हो गई। ये सच्चाई है कि लालू जेल में थे और उसी समय उनको बेटी हुई, तो माना जाता है कि मीसा कानून के तहत जेल में थे, तो इसलिए उस बेटी का नाम मीसा रखा। ये सच्चाई है। तो चलो ये ऐसे ही जस्ट एक बताया, कभी भी बीपीएससी वगैरह का इंटरव्यू देने जाओगे तो शायद में इसमें तो कोई नहीं पूछेगा, बट कभी चर्चा चली तो मीसा कानून बहुत खतरनाक था, तो बना फिर रद्द हुआ क्योंकि बड़ी आलोचना। उसके बाद आधा कानून था टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्ट, ये भी बहुत कठोर कानून था, इसकी भी आलोचना हुई, बाद में ये कानून भी रद्द हुआ। उसके बाद कोटा कानून बना, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। कोटा कानून भी अपने समय का निवारक नजरबंदी का बहुत ही कुख्यात कानून था, एनी टाइम किसी को अरेस्ट कर लेता था और ये भी जनता का इतना दबाव पड़ा प्रेस का, मीडिया का, कि अंत में इसको रद्द करना पड़ा। अभी जो प्रमुख कानून है, कई कानून लेकिन जो प्रमुख कानून है वो एनएसए है, केंद्र सरकार का। किसकी बात अभी हम लोग करें? केंद्र। तो ये सब कानून आए और गए। अभी केंद्र का जो कानून है वो एनएसए, और अगर आप अखबार पढ़ेंगे तो देखना कभी ना कभी ये आ जाएगा हिंदी में, इसको रासुका कहते हैं। तो कई बार आप ये सुनेंगे कि रासुका के तहत नजरबंद है, फला नेता फला एमएलए साहब रासुका के तहत नजरबंद है। तो रासुका का मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, एनएसए का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका। तो जब हम सुनते हैं कि किसी पे रासुका लगाया गया तो आप ये समझ लो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन नोटिस आ गया, इसका मतलब क्राइम किया नहीं है, बट नेताजी से आशंका थी कि तोड़फोड़ करेंगे, पहले अरेस्ट करके, और उसके लिए वो सब कारण वगैरह बताने की जरूरत नहीं है, तो सब रहे हैं पुलिस लॉकअप में। रासुका प्रमुख कानून है। तो इस तरह से केंद्र के पास अपना कानून है। तो राज्यों की यदि बात करें तो राज्य भी बना सकते हैं। महाराष्ट्र ने इस पर एक कानून बनाया और वो है माकोका, इसका नाम आप प्रायः सुनते हो, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट।
महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, मकोका उसी को शॉर्ट में कहते हैं। कई बार आप सुनते हैं कि फलां पे मकोका लगाया गया। तो मकोका महाराष्ट्र सरकार का महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। अब यहां पर देखो शब्द क्या है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, हिंदी में इसको कहते हैं संगठित अपराध। तो अपराध कई किस्म के होते हैं। आप बात कर रहे हैं मोबाइल पे, कोई आया मोबाइल छीन के भाग गया, वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं, वो तो एक उचक्कागिरी है कि कोई आया, उसका कोई नेटवर्क नहीं, कोई गैंग नहीं। बट महाराष्ट्र की बात करें तो विशेषकर मुंबई में आप देखेंगे पूरा एकदम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। दाऊद का गिरोह हुआ करता था, तो एकदम पुलिस उसके शूटर हैं, सैलरी दे रहा है, पूरा उसका एम्पायर है। और ऐसा नहीं कि उठाई गिरा है, सब कुछ उसका ऑफिस में, सबको पता है कि दाऊद भाई कहां बैठता है। इस तरह के हालात थे। तो महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता था। और ये जो रासुका था, ये थोड़ा सा नरम कानून था, इसमें भी प्रिवेंटिव डिटेंशन होता था, लेकिन उतना इसमें कठोरता नहीं थी। तो महाराष्ट्र को और भी कठोर कानून की जरूरत थी, क्योंकि महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था। और सच्चाई है कि मकोका नहीं उन सब चीजों की कमर तोड़ थी। ये सब छोड़ छोड़ के भाग गए, उसमें किसका बहुत ही होता, क्योंकि इसके तहत पुलिस को पूरा राइट हो गया कि एनी टाइम कहीं पर भी छापा मारे, कहीं भी अरेस्ट करे। पुलिस को अपने उसके नेटवर्क को बनना क्या था कि पहले वो लोग जुडिशियल का फायदा नहीं उठाता था कि आपने अरेस्ट किया तो 24 घंटे मिले जाओ, फिर उसका वकील आ गया, फिर गवाह को डरा दिया। बट इसमें अपील वकील और दलील का अंत है। सीधी सी बात है, मोतीलाल नेहरू ने कहा, इसमें अपील वकील और दलील का अंत है। पुलिस ने आपको उठाया और आपको डाल दिया हवाला। तो महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य था जिसने निवारक नजरबंदी का अपना सेपरेट कानून बनाया, क्योंकि ज्यादातर राज्य रासुका से काम चला। उसके बाद दूसरा राज्य बना हमारा यूपी, योगी जी के नेतृत्व में। तो महाराष्ट्र में तो समझ में आता है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और यूपी में जो भी मुख्तार अंसारी कौन कौन, तो वहां पे बनाया यूपी कोका, उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। बाकी राज्य रासुका से ही काम चला रहे हैं। तो राज्यों को यह राइट है कि राज्य भी अपना निवारक नजरबंदी का कानून बनाए। तो इस तरह से एक चीज निवारक नजरबंदी में यह भी समझना है कि यह समवर्ती सूची का विषय है, और इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ज्यादातर राज्यों ने अपना कानून नहीं बनाया क्योंकि उनका काम चल जाता है। लेकिन जिन राज्यों को कंट्रोल चाहिए था, जो चाहते हैं कि रासुका से भी स्ट्रिक्ट हो, तो उनके लिए ऐसे कानून हैं। तो निवारक नजरबंदी समवर्ती सूची का विषय है। आगे देखो, भारत में निवारक नजरबंदी, भारत में निवारक नजरबंदी 4 आधारों पर की जा सकती है। भारत में निवारक नजरबंदी 4 आधारों पर की जा सकती है। भारत में निवारक नजरबंदी 4 आधारों पर की जा सकती है। 4 आधारों पर की जा सकती है। पहले लिखते हैं, फिर समझेंगे ये क्या है। पहला लिखो राज्य की सुरक्षा। ये सब प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें से 3 होगा और 1 नहीं होगा, आपको टिक करना है कि क्या है क्या नहीं है। पहला राज्य की सुरक्षा, इंग्लिश में कहते हैं सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। तो निवारक नजरबंदी के केवल 4 आधार हो सकते हैं। पहला राज्य की सुरक्षा या सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। दूसरा लोक व्यवस्था, मतलब पब्लिक ऑर्डर, जिसको लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं, कानून व्यवस्था। दूसरा आधार है लोक व्यवस्था। तीसरा है विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध। विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध। तीसरा है विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध। और चौथा है आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति, मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति, आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति। 4 आधार। तो इसको भी याद रखें, निवारक नजरबंदी के भारत में 4 आधार, क्योंकि निवारक नजरबंदी में पुलिस को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर मिल गई कि किसी को भी एनी टाइम अरेस्ट कर सकता है। अदालत आदि से आपका नाता टूट गया तो फॉर द टाइम बिंग को परेशान कर सकता है। अब देखेंगे बाद में उसमें भी संरक्षण है, वो मामला भी कोर्ट में जाएगा। आगे देखेंगे कितने दिनों के बाद कोर्ट में जाएगा। बट तात्कालिक तौर पर तो किसी को भी अरेस्ट कर सकता है। तो इसका मिसयूज भी हो सकता है। कोई पुलिस अधिकारी आपसे कहेगा कितने पैसे दे दो, आप कहेंगे किसलिए भाई, पैसे पेड़ में लगते हैं क्या, कितने पेड़ में लगते हैं, नहीं उसको नहीं, कुछ भी हो रही है, आप हमको दे दो। आप नहीं देते हैं तो आपको रासुका लगा के और जेल में अरेस्ट कर लेता है। नजरबंद आप पड़े हुए हैं, पुलिस हिरासत में पड़े हुए हैं, हवालात में, क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने ले नहीं गया तो जेल की भी बात नहीं है। हवालात में क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में दुरुपयोग भी हो सकता है। इसीलिए यह व्यवस्था की गई है कि जब भी निवारक नजरबंदी भारत में की जाए, किसी को भी निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किया जाएगा तो 4 में से कोई ना कोई एक इल्जाम चाहिए। तो चोरी ये सब पे नहीं किया जा सकता। 4 इल्जाम और चारों बड़े बड़े। इसका मतलब अगर कोई मिसयूज करेगा तो बाद में अदालत में प्रूव करना होगा कि इनमें से कौन सा कार्य वह व्यक्ति कर सकता। पहला है कि वह व्यक्ति यह सिद्ध करना पड़ेगा कि वह व्यक्ति राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। अब राज्य का मतलब आर्टिकल 12 का राज्य, इसका मतलब इसको इस रूप में समझा जाएगा कि वह प्रधानमंत्री का तख्ता पलट करने वाला था, निर्वाचित सरकार को गिराने वाला था, मतलब इस तरह की बड़ी चीज करने वाला। तो ऑफ कोर्स यदि मनमानी तरीके से मुझे आपको अरेस्ट करते तो बाद में अदालत में कहेगा ना भाई डॉक्टर साहब किसका तख्ता पलट करना चाहते हैं, कुर्सी को पलट नहीं और किसका तख्ता पलट करेगा, मतलब क्या इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, सिद्ध करना कठिन होगा। तो पहला है राज्य की सुरक्षा। दूसरा लोक व्यवस्था, या फिर यह सिद्ध करना होगा कि अगर ऐसा व्यक्ति आजाद रहता तो लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो जाता, ये हत्या कर देता, ये नरसंहार कर देता, लॉ एंड ऑर्डर को तहस नहस भड़का देता। यहां पर भी बहुत बड़ा इल्जाम लगाना होगा, प्रूव करना पड़ेगा उसको अदालत में कि भाई पुलिस से पूछेगा जैसा कि आपने जो इनको उठाया तो क्या प्रमाण, आपको कैसे लगा कि ये व्यक्ति लोक व्यवस्था, इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, मोबाइल, मतलब कहां से आपने अनुमान लगाया, कुछ तो होना चाहिए। विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध, इसका मतलब तीसरा इल्जाम ये लगाना पड़ेगा कि अगर ये व्यक्ति बाहर रहता तो हमारे किसी विदेशी राज्य के साथ मित्रतापूर्ण संबंध खराब हो सकते हैं। इसका मतलब ये सिद्ध करना पड़ेगा कि व्लादिमीर पुतिन भारत यात्रा पे आने वाले थे, इसने योजना बनाई थी कि उनकी कुटाई करेगा और ये पूरा नेटवर्क बना रहा था, स्वयं खुद रहा था, जो भी एक्सवाइजेड, कि अगर ये आजाद रहता तो पुतिन को काले झंडे दिखाते। बहुत बड़ा आरोप है। और चौथा है आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति। अब देखो यहाँ एक नया टर्म आता है एसेंशियल सर्विसेज, आवश्यक सेवाएं। ये आवश्यक सेवाएं क्या होती है? आवश्यक सेवाओं का मतलब है वे सेवाएं जिनके बिना हमारे तात्कालिक तौर पर बहुत बड़ी समस्या है। जैसे हम कह सकते हैं कि मेडिसिन, अस्पताल, ये किसमें आएगा? आवश्यक सेवाएं। शिक्षा आवश्यक सेवा नहीं, बहुत जरूरी है शिक्षा, बीमार पड़ जाए बल्कि लोग स्वस्थ हो जाए, मैं तो यही मानता हूँ लोग स्वस्थ हो जाएंगे तो शिक्षा बहुत जरूरी है, एसेंशियल सर्विस नहीं। 10 दिन आपको शिक्षा नहीं भी मिलेगी तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा ये होगा, लेकिन अगर 10 दिन सारी डॉक्टर की दुकान बंद, सारी मेडिकल शॉप, तो कितने लोग मर जाएंगे। इसी तरह आवश्यक सेवा में आएगा दवाई की आपूर्ति, मेडिकल सेवाएं, या जैसे अभी देखो कि जब लॉकडाउन होता है तो उसमें अगर आपने नोटिफिकेशन कभी गवर्नमेंट का देखा होगा तो उसमें लिखा था कि एसेंशियल सर्विसेज वाले आवाज नहीं कर सकते, दिखाना पड़ेगा आपको। जैसे फायर सर्विस, कहीं आग लग गई तो अगर 10 दिन फायर ब्रिगेड को भी रोक देगा कोविड में तो नहीं, एसेंशियल सर्विस। इसी तरह एसेंशियल सर्विस में ऐसी खाने पीने की चीजें भी आती जो प्रतिदिन की जरूरत है, जैसे दूध, सब्जी, फल। इसका मतलब अगर इमेजिन करो कि 4 दिन दिल्ली में दूध ना आए तो बच्चों का और कैसे सप्लाई हो जाएगा, तो इस तरह की सेवाएं आती, इसकी गवर्नमेंट लिस्ट बनाती है टाइम टू टाइम। अब चौथा आरोप यह लगाना पड़ेगा कि यह व्यक्ति अगर आजाद रहता तो आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में बाधा डाल। इसका मतलब कि मान लो कि पुलिस सारे किसान नेताओं को अरेस्ट कर ले तो 4 में से एक आरोप, अगर कुछ किए बिना अरेस्ट कर ले तो यह आरोप लगाना पड़ेगा कि किसान नेता पूरी दिल्ली की घेराबंदी करने वाले। जब घेराबंदी करते तो हरियाणा से, यूपी से एक भी ट्रक नहीं आ पाता, और जब ट्रक नहीं आता तो दूध, फल, सब्जियां, दवाएं नहीं आ पाती। तो 4 में से एक आधा पहुंचे। इसका मतलब जब हम मूल्यांकन करेंगे तो ये 5 चीजें आएंगी कि इसके मिसयूज की है गुंजाइश, बट रोकने के लिए ये सब। इसका मतलब कि कभी किसी व्यक्ति पर रासुका लगाया जाए,
तभी किसी व्यक्ति पर मकुका लगाया जाएगा जब पुलिस 4 में से एक इल्जाम लगाए। वह व्यक्ति राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा है, वह व्यक्ति कानून व्यवस्था के लिए खतरा है, वह व्यक्ति विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों के लिए खतरा है, या फिर वह व्यक्ति आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में बाधा बन सकता है। तो पीटी के लिए भी याद रखना है, मेंस में भी इसका एनालिसिस होगा। तो इसके 4 आधार। अब यहां हमने जब सबसे पहले इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू किया था 22 को, तो याद करो इसका हेडिंग था निवारक नजरबंदी में संरक्षण। इसका मतलब मनमानी गिरफ्तारी में तो संरक्षण है, निवारक नजरबंदी में संरक्षण। बट अभी तक हमने ये नहीं देखा कि निवारक नजरबंदी में कुछ हमको संरक्षण है। तो संविधान का अगला हिस्सा इसी को डील करता है। पहले बताता है कि निवारक नजरबंदी को ये राइट्स नहीं, लेकिन फिर निवारक नजरबंदी को भी कुछ संरक्षण देता है। तो आगे जानते हैं कि 22 का अगला हिस्सा है। तो आगे लिखो, भारत में निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को, भारत में निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकतम 3 माह, अब प्रीलिम्स के लिए वीवीआई क्वेश्चन है, इस पर सवाल भी पूछा गया। तो इसी तरह की लाइन आई एग्जाम में कि वहां पर लिखा होगा अधिकतम 1 माह, अधिकतम 6 माह, तो 3 माह लिखना। आर्टिकल 22 में 3 माह है। भारत में निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकतम 3 माह तक नजरबंद रखा जा सकता है। अधिकतम 3 माह तक नजरबंद मतलब डिटेन किया जा सकता है। अधिकतम 3 माह मतलब 90 दिन, 3 माह ब्रैकेट में 90 दिन तक नजरबंद रखा जा सकता है। उससे अधिक समय तक नजरबंद रखने के लिए एक सलाहकारी बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड, एक सलाहकारी बोर्ड की सिफारिश जरूरी है। उसे अधिक समय तक नजरबंद रखने के लिए एक सलाहकारी बोर्ड की सिफारिश जरूरी है। एक सलाहकारी बोर्ड की सिफारिश जरूरी है जिसके सदस्य एक सलाहकारी बोर्ड की सिफारिश जरूरी है जिसके सदस्य हाई कोर्ट के सेवारत न्यायाधीश, सेवारत का मतलब जो अभी जॉब में है, रिटायर नहीं हुआ है, हाई कोर्ट के सेवारत न्यायाधीश मतलब वर्तमान न्यायाधीश उसी को कहते हैं, जिसके सदस्य हाई कोर्ट के सेवारत न्यायाधीश, सर्विंग जज, या हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त रिटायर्ड, या हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, हाई कोर्ट के सेवारत न्यायाधीश, या हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, या हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति, या हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति होंगे, या हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति होंगे, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति होंगे। हम देखते हैं कि 90 डेज तक तो यूं ही रख लेगा, बट अगर 90 डेज पूरा हो गया तो अब 90 डेज के भीतर मतलब 90 दिन तक उसको रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो 90 दिन के भीतर 90 दिन तक उसको जज के सामने लेके जाना पड़ेगा, फिर मामला वही होगा कि XYZ। लेकिन अगर सरकार को लगता है, पुलिस को लगता है कि नहीं, ओवैसी को और ज्यादा समय तक रखना पड़ेगा, या फला को प्रवीण को और ज्यादा समय तक रखना पड़ेगा, अभी भी माहौल बिगाड़ने की क्षमता रखते, तो ऐसी स्थिति में एक बोर्ड बनाया जाए। अब बोर्ड की संरचना भी दी गई ताकि सरकार मनमाने तरीके से ऐसा ना हो कि मोदी जी बोर्ड में अमित शाह, राजनाथ सिंह और एक निर्मला सीतारमण को डाल दी, तुम लोग कह रहे हो तो सरकार वाली बात हो जाए। तो बोर्ड के मेंबर्स कौन होंगे? सुप्रीम हाई कोर्ट के सर्विंग जज, तो माना जाएगा कि ये व्यक्ति सरकार के दबाव में नहीं है। अगर किसी कारण से सर्विंग जज उपलब्ध नहीं तो रिटायर्ड जज, और किसी कारण से रिटायर्ड जज भी उपलब्ध नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन रखता है आगे, सॉरी हाई कोर्ट तो आगे पढ़ेंगे जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, कि हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखने के लिए भी बड़ी योग्यता चाहिए। तो इसका मतलब जिम्मेदार व्यक्ति इसके मेंबर, और वे उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार के दबाव में नहीं होंगे। तो व्यवहार में देखा जाए तो 90 दिन तक कर सकता है, उससे ज्यादा केवल असाधारण परिस्थितियों में और सलाहकारी बोर्ड की सलाह या प्रतिवेदन के बाद ही रखा जाएगा। तो निवारक नजरबंदी को यह संरक्षण दिया गया है। तो ये आर्टिकल 21 का एक हिस्सा है। जितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं सबको हमने देखा कि कैसे ये मनमानी गिरफ्तारी से रोकता है, 3 राइट्स देता है, शत्रु अन्य देशीय को नहीं देता है, निवारक नजरबंदी को नहीं देता है, निवारक नजरबंदी क्या है, दंडात्मक से अलग कैसे, इसके आधार क्या, XYZ सारी चीजें संबंधी सूची। तो यहाँ पे हमने आर्टिकल 22 को पढ़ा, और दो जो सबसे बड़े फंडामेंटल राइट है, समानता और स्वतंत्रता, इसके बाद छोटे-छोटे राइट्स हैं। दो सबसे बड़े राइट्स को हमने पढ़ लिया, समानता में 14 से 18 और स्वतंत्रता में 19 से 22। तो तीसरा अधिकार अभी शुरू करेंगे, बट उससे पहले कुछ पर्चियां आई हुई हैं, तो जस्ट फटाफट देख लो। इसमें जो भविष्यकालीन प्रश्न होंगे उसको मैं डील नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें वक्त ज्यादा मैं लगाना नहीं चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना चाहता हूं। अब ये सब प्रश्न कई बार कर चुका है, इसका मतलब क्लास आप ध्यान से अटेंड नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आरक्षण 50% सीमा से ज्यादा नहीं हो सकता, फिर ईडब्ल्यूसी का आरक्षण कैसे लागू हो गया, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो 26 जनवरी 1950 के संदर्भ में संवैधानिक स्थिति पूछे तो ऑफकोर्स प्रस्तावना के संदर्भ में ही देखा जाएगा। इस बार की प्रीलिम्स में प्रस्तावना तो उसी के संदर्भ में होगा। अरुणा सांबा केस को कोर्ट से कितने दिनों में दया मृत्यु का निर्णय मिल गया था, कोई टाइम लिमिट उसमें नहीं थी कि कितने दिनों में करना है। हाई कोर्ट, अब देखिए इतना दूर तक नहीं सोचना है, जितना आप सोच रहे हैं हाई कोर्ट के जज द्वारा पुष्टि किए बिना दया मृत्यु दे दे तो किस किस के ऊपर केस होगा। जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होंगे सबों पर होगा, सरकार पे होगा, मुकदमा बनेगा। जो रेलेवेंट है केवल उसको मैं देख लूं, क्योंकि अभी आगे भी हमें पढ़ना है। ये तो बड़ा ही रोचक है। यदि किसी शिक्षण संस्थान के विरुद्ध कोई अन्य शिक्षण संस्थान अप्रत्यक्ष रूप से झूठी अफवाह फैलाने का कार्य करता है, मतलब एक शिक्षण संस्थान के खिलाफ दूसरा संस्थान अफवाह फैलाता है, तो क्या उस संस्थान के विरुद्ध अप्रत्यक्ष रूप से ही न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है? वही प्रमाण आपके पास है तो आप कर सकते हैं डिफेमेशन का केस। बट संस्थान के लिए बात रहने दे, आप पढ़ाई लिखाई कीजिए, आप विधान कहां पढ़ते हैं। राजनीति में छात्रों को नहीं पढ़ना, मैं हमेशा कहता हूं संस्थान अलग है, वो चलते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आपका काम पढ़ के अच्छा करके और निकल जाना, क्योंकि राजनीति में जो पढ़ा वो राजनीति करते रह जाएगा। तो राजनीति करने के लिए पैसा क्यों खर्च करें, उसके लिए तो अच्छी जगह। तो एकदम यहाँ एक सूत्री कार्यक्रम रखना चाहिए। ईडब्ल्यूएस आरक्षण किस आधार पर दिया गया, जबकि 10% आरक्षण रद्द हुआ था, देखो किस आधार पर दिया गया है कि परिस्थितियां बदल गई। तो जब समय बदलता है तो दिया जाता है। अध्यादेश राज्यपाल जारी कर सकता है, बिल्कुल वो पढ़ेंगे, राष्ट्रपति राज्यपाल दोनों कर सकते हैं। प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्रदान करना, राज्य के लिए निर्देश, अभिभावकों के लिए निर्देश, राज्य का संवैधानिक दायित्व, उपरोक्त सभी इसमें उपरोक्त सभी होगा। इसलिए देखो नीति निर्देशक तत्व अभी पढ़ा दिए, उसमें निर्देशक तत्व भी है, राज्य का संवैधानिक दायित्व फंडामेंटल राइट के कारण, और अभिभावकों के लिए निर्देश। जब मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे तो मौलिक कर्तव्य में अभिभावक को भी निर्देश है, तो तीनों होगा। और फटाफट मुझे विषय पे आने दो। न्यायपालिका विधायिका का अंग है या नहीं? न्यायपालिका अलग है, विधायिका दोनों में कोई है। ये कितना लंबा क्या है मैसेज। आज दोपहर मैं पढ़कर सोया, पढ़कर सोया, देखो क्या है पता नहीं, पढ़ना पड़ेगा, ये कुछ रोचक बात लगी। आज दोपहर में पढ़कर सोया तो सपने में मैं आपके पैर छू रहा हूँ। अच्छा मुझे घर, चलिए अच्छी बात है, पैर की चीज तो नहीं रहती, उठा के फेंकते हैं, पैर छू रहा हूँ और आपने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मैंने हाथ रखा और मुझे कुछ समझाया।
अतः आदरणीय गुरुजी, आप मुझे पैर छूने का मौका दें और जो सपने में समझाया है उसे साक्षात आशीर्वाद के रूप में प्रदान करें। आपका एक शिष्य नाम की जगह इतना लंबा हस्ताक्षर है कि पता नहीं चल रहा क्या है, तो मेरा आशीर्वाद सारे शिष्यों के साथ रहता है, उसमें कभी सोचना नहीं है, मेरे से आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ेगा। मैं सही बात कहता हूँ कि मैं यूं ही आशीर्वाद सबको दिल से देते रहता हूँ, ताकि इतना पैर छूने वगैरह से ऐसा ना हो कि मैं भी बाबा रामदेव के बाद पांचवा मेरा, क्योंकि बापू होने से दिक्कत हो जाएगा। तो चलो यहीं पे इसको रखते हैं। क्या एडवाइजरी बोर्ड नहीं सर, नहीं खिलौना इसलिए नहीं कहा जाएगा कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशन देखिए जिसमें हाई कोर्ट के जज है, तो माना जाएगा कि जिम्मेदारी से काम करेंगे। अगर इसमें सरकारी लोग होते तब खिलौना होता। अब वो तो एक्सट्रीम केस में होगा, फिर भी मानना चाहिए कि इस लेवल के लोग ऐसा नहीं करेंगे, मानकर चलें, क्योंकि प्रेस है, मीडिया है, बहुत सारी चीजें संविधान निर्माता ने देखी। तो चलिए 2 अधिकार पढ़ लिए, अब आते हैं तीसरा अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। और इसमें 2 आर्टिकल्स हैं छोटे छोटे। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इसमें है अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो 22 तक हमने पढ़ा, स्वतंत्रता में आ गया। अब 23 और 24 2 राइट्स किसमें आएंगे, 2 आर्टिकल आएंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 23। सबसे पहले देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है अनुच्छेद 23 में, तो इसको लिखो। मनुष्यों का दुर्व्यापार, एग्जैक्ट यही वर्ड है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, ये इंग्लिश शब्द है। मनुष्यों का दुर्व्यापार, मनुष्यों का दुर्व्यापार, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, कॉमा बेकार, इंग्लिश वर्ड इसके लिए बेकार है, BEGR, एवं बलात् श्रम, इंग्लिश वर्ड है फोर्स्ड लेबर, प्रतिबंधित होगा, मतलब इसकी मनाही है, निषेध है। 3 शब्द याद रखते हैं, मनुष्यों का दुर्व्यापार, बेकार एवं बलात् श्रम प्रतिबंधित होगा, मतलब इसकी मनाही होगी, निषेध होगा। तो जहां भी ऐसा 3 होता है तो प्रीलिम्स का एक फिट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि चौथी कोई चीज डाल देगा आर्टिकल 23 में क्या क्या शामिल नहीं है। तो 3 चीजें याद रखना, मनुष्यों का दुर्व्यापार कॉन्स्टिट्यूशन का वर्ड है, बेकार भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, और बलात् श्रम की मनाही होगी। और इसमें एक चीज और कहता है, देखो लोकहित, लोकहित का मतलब जनहित, पब्लिक इंटरेस्ट। लोकहित में ये किए जा सकते हैं, ये जो ऊपर की चीजें हैं ये जनहित में किए जा सकते हैं, लोकहित में ये किए जा सकते हैं। इसका मतलब इसका अपवाद हो गया लोकहित, ये जनहित में आप बेकार कर सकते हैं, लोकहित में ये किए जा सकते हैं। तो इतना सारी है आर्टिकल 23, इसमें 3 शब्द है, तीनों को अच्छे से समझे कि जब हम कहते हैं मनुष्यों का दुर्व्यापार, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, तो इसका मतलब क्या है। जब हम कहते हैं बेकार, तो इसका मतलब बलात्संग और बेकार और बलात्संग में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों एक ही तरह दिख रहा है। तो सबसे पहले देखो मनुष्यों का दुर्व्यापार, इसका मतलब है बुरे उद्देश्य से, खराब उद्देश्य से मनुष्यों की खरीद बिक्री, बुरे उद्देश्य से, खराब उद्देश्य से मनुष्यों की खरीद बिक्री, सेल एंड परचेज, कोई इस तरह की चीज, मतलब व्यापार, खरीद बिक्री, व्यापार, जो भी हम शब्द कहना चाहे, बुरे उद्देश्य से मनुष्यों की खरीद बिक्री, मनुष्यों का व्यापार करना। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जांपल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में केवल ये शब्द है, बट हम लोग उसका मीनिंग समझ रहे हैं, तो उसका अर्थ बुरे उद्देश्य से मनुष्यों की खरीद बिक्री, व्यापार। जैसे एग्जांपल लो कि वेश्यावृत्ति मतलब प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से जब लड़कियों की खरीद फरोख्त की जाती है भारत, तो वह माना जाएगा कि आर्टिकल 23 के तहत मनुष्यों का दुर्व्यापार। इसी प्रकार इसके एग्जांपल के रूप में रखा जाता है देवदासी, और सुप्रीम कोर्ट ने देवदासी को इसीलिए अवैध कर दिया क्योंकि वो 23 का उल्लंघन करता है। देवदासी, वो देवदासी क्या होती है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 23 के आधार पर इनवैलिड कर दी कि देवदासी भी एक प्रकार की वेश्यावृत्ति है। देवदासी का संबंध मंदिरों से था, देव का मतलब ईश्वर और दासी का मतलब सेविका, मतलब ईश्वर की सेविका, और ये साउथ इंडिया में था। दक्षिण भारत को यदि आप देखेंगे तो वहां बड़े विशाल मंदिर, और वहां मंदिर एक शहर की तरह होता है, जैसे तंजौर का विदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर, कितने बड़े बड़े मंदिर। उन मंदिरों में जब वो मंदिर बने तो मंदिर में बहुत तामझाम है, बहुत बड़ा है, और मंदिर में देवदासी रखी जाती है। देवदासी का मतलब जो देव की, ईश्वर की दासी मानी जाती थी, सेविका, और उनका काम होता था कि वे जो ईश्वर की प्रतिमा है, और ईश्वर की प्रतिमा को विग्रह कहते हैं, उसको मूर्ति नहीं कहते, तो जो विग्रह है, देव का जो विग्रह है, उसको स्नान करवाना, उसका श्रृंगार करना, उसके सामने नृत्य करना, जो भी मतलब ईश्वर, क्योंकि भारत में या हिंदू रिलीजन में ईश्वर को भी मनुष्य रूप में देखा जाता है, तो इसलिए ईश्वर के संबंधित इसलिए आप देखेंगे कि जहां पर कहीं भी बड़ी जगह पे जाओ, बड़े मंदिर में जाओ, तो ईश्वर को भी मनुष्य रूप में झांकी निकाली जाए। तो देव की सेवा करना ये उसका काम था, और आजीवन उनको मंदिर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, और आजीवन अविवाहित रहना होता। धीरे धीरे ये वेश्यावृत्ति एक तरह से बन गई, जहां गरीब माँ बाप से मंदिर के एजेंट, क्योंकि मंदिरों के पास पैसा बहुत होने लगा, तो गरीब माँ बाप से उनकी बच्चियों को बचपन में खरीद लेता और उसको देवदासी बना देता था, और वहां पुजारी XYZ पाया कि वे यौन शोषण करते थे, इस तरह की, और हर रिलीजन में मिल जाए, क्रिश्चियनिटी में मिल जाएगा, तो यहां भी वो चीज होने लगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देवदासी भी एक प्रकार से मनुष्यों का दुर्व्यापार है, तो वेश्यावृत्ति, देवदासी आदि इसमें आएगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि मनुष्यों का दुर्व्यापार, बुरे उद्देश्यों से मनुष्यों की खरीद बिक्री। दूसरा शब्द देखिए बेकार, और तीसरा शब्द बलात् श्रम, दोनों मिलते जुलते शब्द, लेकिन दोनों के तकनीकी अंतर को समझना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों शब्द अगर 100% सेम होता तो 2 वर्ड नहीं देते। तो देखिए दोनों में अंतर कभी बताना हो तो क्या अंतर है। बेकार का अर्थ लिखो, बिना पर्याप्त पारिश्रमिक दिए, बिना पर्याप्त पारिश्रमिक दिए किसी व्यक्ति को श्रम करने के लिए बाध्य करना। बिना पर्याप्त पारिश्रमिक दिए किसी व्यक्ति को श्रम करने के लिए बाध्य करना, बिना पर्याप्त पारिश्रमिक दिए किसी व्यक्ति को श्रम करने के लिए बाध्य करना। इसका मतलब यहां कीवर्ड है पारिश्रमिक या रेम्युनरेशन, जिसको मजदूरी कह सकते हैं आप। इसका मतलब कि यदि कोई व्यक्ति, आप उसको पकड़ कर लाते हैं और उसको 500 रुपए मजदूरी मांगता है, आप 50 रुपए देते हैं, आपको काम करना पड़ेगा, तो कहा जाता है कि बेकार हो गया। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में बेकार बहुत पाया जाता है, और यदि आपकी थोड़ी भी लिटरेचर में रुचि है, प्रेमचंद के उपन्यास यदि आपने पढ़े हैं, तो प्रेमचंद के लगभग सभी उपन्यासों में कहीं ना कहीं बेकार शब्द आता है, क्योंकि कृषि समाज को आधारित करके लिखे गए। इवन गोदान पढ़ोगे जो उनका सबसे बड़ा उपन्यास है, तो गोदान में भी दिखाता है, अगर आपने पढ़ा कि कैसे जो राय साहब को काउंसिल की मेंबरी मिल जाती है, मतलब वाला चुनाव जीत जाते हैं, सीधी सी बात है, उसको काउंसिल खा गए, तो काउंसिल के मेंबर बन गए, चुनाव जीत गए। तो अब राय साहब को एक जलसा करना है, और जब राय साहब को एक जलसा करना है तो लेखक दिखाता है गोदान का कि कैसे गांव वाले पकड़ कर बुलाए जाते हैं और उनसे बेकार करवाया जा रहा है, कोई पानी भर रहा है, तो मतलब सारा काम कर रहे हैं, और उनको खाने के लिए कोई मजदूरी नहीं दी जा रही है, केवल चना चबेना दे रहा है। उसमें दिखाता है कि पूरी वहां पे बैठा हुआ है राय साहब के पास, पूरी थोड़ा सा राय साहब का मुंह लगा, मतलब चापलूस टाइप का आदमी है, तो पूरी बैठा हुआ है, पूरी से बहुत धर्म की बातें कर रहे हैं। एकाएक
राय साहब का एक सेवक आता है और कहता है कि हुजूर बेकारों ने काम करने से मना कर दिया है, खाना मांग रहे हैं। तो राय साहब गुस्सा होते हैं कि खाना देने का तो कभी चलन ही नहीं रहा, सीधा 1 जून खाना दिया जाता है, ये दोनों जून खाना कैसे मांग रहे हैं? तो कहते हैं हंटर निकाल के सबको पीटा। तो वो क्या था? बेकार। तो बेकार में कीवर्ड क्या है? पारिश्रमिक। इसका मतलब व्यक्ति काम करना चाहता है पर कहता है कि हमको पर्याप्त मजदूरी दो। अब आता है बलात् श्रम। क्या है बलात् श्रम की परिभाषा? देखो, इच्छा ना होने पर भी, यहां पर मजबूरी मुद्दा नहीं है, इच्छा ना होने पर भी किसी व्यक्ति को श्रम करने के लिए बाध्य करना। इच्छा ना होने पर भी किसी व्यक्ति को श्रम करने के लिए बाध्य करना, और डिफरेंस है, वहां मजदूरी है, यहां इच्छा है। इच्छा ना होने पर भी किसी व्यक्ति को श्रम करने के लिए बाध्य करना। मान लो कि ऐसा होता है कि जमींदार कहता है कि नहीं सबको पर्याप्त मजदूरी देंगे, डबल मजदूरी देंगे, पर आपको काम करना पड़ेगा, खेत में फसल तैयार होगी, इसकी कटाई करो वरना फसल खराब हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में गांव वाले या मजदूर कहते हैं कि नहीं अभी 4 दिन हमें पार्टी करनी है, और उसके गाना बच लेगा कि पार्टी यूं ही चलेगी, और आगे जाएगा कि जिसको डांस नहीं करना है जाके अपनी भैंस चराए। तो ऐसी स्थिति में जमींदार साहब को गुस्सा आया कि भाई मजदूरी दे रहा हूं, डबल मजदूरी दे रहा हूं, पर वो कह रहे हैं कि काम करने का मन। तो यहां अगर उसको बलपूर्वक बुलाया जाए तो कहा जाएगा कि बेकार नहीं हुआ बलात् श्रम। तो दोनों का तकनीकी अंतर याद रखना कि बेकार में पारिश्रमिक का मुद्दा है और यहाँ पारिश्रमिक का मुद्दा नहीं है, यहाँ इच्छा का मुद्दा है। तो भारत में अब नया संविधान लागू होने के बाद आप किसी व्यक्ति को बिना उचित पारिश्रमिक के भी बाध्य नहीं कर सकते काम करने के लिए, और पारिश्रमिक देकर भी आप किसी को उसकी इच्छा के बिना काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इसका मतलब व्यक्ति की इच्छा होगी तो वो काम करेगा, इच्छा नहीं होगी तो नहीं करेगा। एक तरह से कोई किसी का गुलाम नहीं। मनुष्यों का दुर्व्यापार, बेगार एवं बलात् श्रम की मनाही, लेकिन ये तीनों चीजें लोक हित में या जनहित में की जा सकती हैं। इसका मतलब इसका अपवाद है जनहित। तो जनहित में बेगार भी हो सकता है, जनहित में बलात् श्रम भी हो सकता है। जैसे इसका सटीक उदाहरण कोविड के टाइम में देखने को मिला। कोविड के समय आपने देखा कि डॉक्टरों को ओवर टाइम करना पड़ा सुबह से शाम तक, और डॉक्टरों को उसके लिए पर्याप्त वो सब ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा सैलरी दी गई। तो डॉक्टर साहब के लिए बेगार भी था, नर्स के लिए बेगार भी था कि पर्याप्त पारिश्रमिक भी नहीं मिला, काम भी ज्यादा करना पड़ रहा है, बट क्या है लोक हित है, जनहित है, कोविड का टाइम। इसी प्रकार एक तरह से फोर्स लेबर भी है, इच्छा नहीं करता है और उसके बिना भी डॉक्टरों को काम करना पड़ा। तो जनहित में ये चीजें हो सकती। अब देखो भारत में इससे संबंधित तो कई कानून है इन दोनों से रिलेटेड जो लोक हित में इसकी परमिशन देते हैं, जिसका भी महामारी अधिनियम में यूज करिए। लेकिन इसको किस रूप में सही ठहराया जाएगा? इसका मतलब कि क्या विशेष परिस्थिति में, जैसे हमने एक उदाहरण इसका दिया वेश्यावृत्ति, क्या लोक हित में वेश्यावृत्ति के लिए भी बाध्य किया जा सकता है? क्योंकि अपवाद में ये दो नहीं है, तीनों है। साफ लिखा हुआ है कि लोक हित में ये सब करवाया जा सकता है। तो संवैधानिक नजरिया उचित अनुचित भूल जाए, संविधान उचित है तो संवैधानिक तौर पर कहा जाएगा कि हाँ यदि कोई ऐसी अपरिहार्य परिस्थिति आती है तो ये चीजें भी अनिवार्य की जा सकती है। अभी तक ऐसा हुआ नहीं, पर कभी अकल्पनीय परिस्थिति आ सकती है। तो आप कहेंगे कि संविधान निर्माता के दिमाग में क्या चल रहा है, जो इसको क्यों रखा, ये तो समझ में आता है। तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा देखो, जब कोई संविधान बनता है, कोई संविधान निर्माता होते हैं, वो भी मनुष्य होते हैं। कई बार तत्कालीन परिस्थितियों पर प्रभाव पड़ता है कि अगर कोई अकल्पनीय परिस्थिति उन्होंने देख रखी है तो भले ही भविष्य में उसके ना आने की संभावना है, पर फिर भी वो चीज उनके दिमाग में आती है। तो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौर की बात है। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय आपको पता है कि जर्मनी, जापान और इटली जो सारे डिक्टेटर थे, हिटलर मुसोलिनी वो एक साइड में थे, और इधर ब्रिटेन, फ्रांस, बाद में अमेरिका, सोवियत भी आ गए, सब एक साइड में। हम मतलब भारत ये ब्रिटेन का उपनिवेश था। अगर वर्ल्ड वॉर का पूरा इतिहास देखोगे तो 1939 में 1 सितंबर को शुरू होता है पोलैंड पर जर्मनी के हमले के साथ, उसके अलग रीजन थे। तो जो भी पोलिश स्वतंत्रता का अतिक्रमण किया, जर्मनी ने अटैक किया, ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ वार किया, सबने एक दूसरे के खिलाफ डिक्लेयर कर दिया, वर्ल्ड वॉर किया। वर्ल्ड वॉर काफी हद तक हमारे हिंदी फिल्म की तरह। आप कहेंगे हिंदी फिल्म से इसकी क्या तुलना है? तो हिंदी फिल्म में जो इंटरवल से तक का टाइम होता है उस समय विलेन हावी होता है, विलेन हीरो को दौड़ा दौड़ा के मारता है, और जब इंटरवल खत्म होता है, सेकंड हाफ आता है, तब हीरो पावर में आता है, तब अमिताभ बच्चन की उठा के पटक देंगे। ये होता है कि नहीं हिंदी फिल्म? तो सेकंड वर्ल्ड वॉर कुछ ऐसा ही था, जहां विश्व युद्ध का जो कह सकते हैं पहला लगभग 1941 तक का पीरियड ऐसा था जब जर्मनी काफी पावरफुल था। और अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो फ्रांस के 80% हिस्से को नाजी फौजें कब्जा कर चुकी थी, तो फ्रांस सरेंडर कर चुका था। ब्रिटेन पर जबरदस्त बमबारी चल रही थी और ब्रिटेन भी सरेंडर होने के कगार पे था। बट कुछ ऐसी गलतियां होती है जो कहा जाता है कि जब चूहे की मौत आती है तो कोई गलती कर देता है। तो शायद वही हिटलर के साथ हुआ, जापान जो इधर वाले थे, क्योंकि जापान ने अमेरिका पे हमला कर दिया जाके। अमेरिका भी विश्व युद्ध में शामिल हो गया, जबकि अमेरिका की विदेश नीति हमेशा अलगाववाद की विदेश नीति रही है। इसको आइसोलेशनिज्म कहते हैं। मुनरो डॉक्ट्रिन से चलता था। मुनरो डॉक्ट्रिन का मतलब थॉमस मुनरो उसके राष्ट्रपति थे। कहा था कि हमको वर्ल्ड पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, हमारा जो ये क्षेत्र है अमेरिकी, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, लैटिन अमेरिका, इसमें कोई टांग ना रहा है। तो हम यूरोप में जाएंगे ना, अफ्रीका में, हम इधर रहेंगे तो उधर रहो। आइसोलेशनिज्म इसको कहते हैं, इसको कहते हैं मुनरो सिद्धांत। अपने मुनरो डॉक्ट्रिन पे चल रहा था। बट जब आप किसी की पूंछ खींच लेंगे जाके तो उसको गुस्सा आएगा कि नहीं। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर हमला कर दिया, कई सारे बम गिरा दिए। रिजल्ट ये हुआ कि अमेरिका वार में शामिल हो। इसी प्रकार सोवियत संघ भी अलग था, उसने जर्मनी से अनाक्रमण संधि की थी। सोवियत संघ साम्यवादी था, वो चाहता था कि सारे पूंजीवादी आपस में लड़ पड़े जर्मनी से। लेकिन हिटलर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ गया कि हिटलर ने उसके बाद सोवियत संघ को अटैक कर दिया। तो दो भूमें बड़ी हुई, तो देखते 2 महाबली आ गए। और सच्चाई थी जब 2 महाबली आए तो इन महाबलियों को इसीलिए लोगों ने छेड़ दिया था कि इनकी ताकत का अंदाजा नहीं था जर्मनी को, क्योंकि सोवियत संघ 1917 की क्रांति के बाद बहुत पावरफुल हो गया, लेकिन अंदाजा नहीं था सबको कितना पावरफुल हो चुका है। बाद में उसके हमले से पता चला ये कितना पावरफुल है। और अमेरिका भी अलग रहता था, तो उसके बारे में यूरोप को अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा पावरफुल। तो जो भी हो कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर का पहला हिस्सा है उसमें ये जो नाजी कंट्रीज थे ये पावरफुल थे, और जापान एशिया में था। तो याद करो जापान ने म्यांमार जो उसमें बर्मा था वो सबको जीत लिया था, सिंगापुर को जीत लिया था, तभी तो उसको आजाद हिंद फौज बनाई गई थी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस गए तो आजाद हिंद फौज में कौन थे? वही जो वहां के लोग थे। तो वो सबको जीत लिया। अब खतरा कहां पे आ गया? भारत पे। सुभाष चंद्र बोस भी तैयार थे, वो भी हिटलर से हाथ मिला चुके थे अंग्रेज के खिलाफ कि भाई उधर से जापान की फौज हमला करेगी, इधर से आजाद की तो अंग्रेज को रहा। तो कहने का मतलब 1941-42 में एक ऐसी स्थिति आ चुकी थी जब भारत पर जापानी हमले का भय प्रत्यक्ष दिख रहा था। इतिहास में भी आप पढ़ते। तो ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में अमेरिकी फौजें, बड़ी संख्या में ब्रिटिश फौजें अर्थ में उतारी गई। इसलिए उतारी गई कि भारत को किसी भांति जापान के हाथ में जाने से बचाना था, क्योंकि बहुत रिसोर्सेस है, बहुत बड़ा देश है। तो अगर ये उधर चला जाएगा तो युद्ध में पलड़ा भारी हो जाएगा, तो इसको बचाना। तो उस टाइम पे एक सिस्टम आया था जिसको कहते हैं सिस्टम ऑफ वेंकाई। अब देखो वो जो सोल्जर्स आए अमेरिका के, मैं कह रहा हूं इसकी बात कर रहा हूं कि हमारे संविधान निर्माता ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, बट क्या हो सकता है क्यों वेश्यावृत्ति जैसी चीजों को भी एक प्रकार से लीगलाइज करने का उन्होंने ऑप्शन दे रखा है। तो उस समय जो ब्रिटिश फौजें आई, अमेरिकी फौजें आई, लंबे समय तक सैनिकों को रहना पड़ा, परिवार से दूर है सैनिक, और व्यापारिक तरीके से सोचो युद्ध का काल में। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने प्रोस्टिट्यूशन को प्रमोट किया था। उस समय अंग्रेज सरकार ने वेश्यावृत्ति को बड़े पैमाने पर प्रमोशन दिया। ऑब्वियसली आप रीजन व्यवहारिक समझ सकते हैं कि लाखों की संख्या में है तो अराजकता न फैल जाए, वो सब चीजें हैं, तो चलो प्रोस्टिट्यूशन को प्रमोट करो ताकि सैनिक। तो अब वो एक अपरिहार्य परिस्थिति थी जब हमने देखा कि राज्य को प्रोस्टिट्यूशन को प्रमोट करना पड़ा। तो शायद मैं कह रहा हूं शायद कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है ये क्यों रखा, पर शायद कभी ऐसी कल्पनीय स्थिति आ जाए
तो एक राज्य को यह राइट दे रखा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो तुम उन चीजों पर भी जा सकते हो जब अकल्पनीय परिस्थिति आएगी, बट अभी तक इसका यूज नहीं हुआ, इस दोनों का यूज हुआ है। तो यह है आर्टिकल 23 जो तीन चीजों को निषेध करता है, मनुष्यों का दुर्व्यापार, बेकार एवं बलात् श्रम, इन तीन चीजों की मनाही करता है। बस ये दो ही चीजें इसकी मनाही करता है, लोक हित में ये किया जाता है। उसके बाद आर्टिकल 24 है। तो देखो कुछ आर्टिकल कितने बड़े हैं, कुछ आर्टिकल छोटे, जो जैसा है वो ऐसे चलेगा। यहाँ भी अनुपातिक समानता, ये ना सोचे कि घड़ी देख के कि वो 1.5 घंटा हुआ, ये जैसा आर्टिकल है जब ऐसे चलता है। क्वेश्चन भी उन्हीं से आते हैं जो बड़े हैं, बट सबको हमें पढ़ना। आर्टिकल 24 ये भी एक छोटा आर्टिकल है, बट पहले लिखेंगे कि ये क्या कहता है, तो इसको लिखो। आर्टिकल 24 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को कारखाना, आन या खतरनाक रोजगार, संविधान में शब्द नियोजन है बट उसको रोजगार लिखा। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को कारखाना, आन या खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को कारखाना, आन या खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। देखो यहां भी तीन चीजें हैं, तो फिर क्वेश्चन बनता है कि आर्टिकल 24 वर्ड तीन चीजों, कारखाना फैक्ट्री, खान का मतलब माइन, और खतरनाक रोजगार उसके लिए शब्द है हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसा रोजगार जो खतरनाक है इसमें 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे नहीं लगाए जाएंगे। और एक लाइन और लिखें, इसका कोई अपवाद नहीं है। अब देखो एक आर्टिकल 17 था एक्सेप्शन बेस, और उसके बाद दूसरा कौन सा आर्टिकल मिला जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो है आर्टिकल 24। इसका कोई अपवाद नहीं है, आर्टिकल 24 का कोई अपवाद नहीं है, वो इसका एक्सेप्शन है। इसका मतलब कि हमारे संविधान निर्माता बाल श्रम को लेकर काफी जागरूक थे। जैसे अनटचेबिलिटी को लेकर नो कॉम्प्रोमाइज, जीरो टॉलरेंस, इसको लेकर कोई टॉलरेंस नहीं, अनटचेबिलिटी नहीं होगी तो नहीं होगा, चाहे किसी का फायदा। वैसे ही यहां पे देखो कि कितना ही लिख के छोड़ दिया, बस एक ही लाइन का आर्टिकल है कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे कारखाना, खान या खतरनाक रोजगार में नहीं लगाए जाए। उसके बाद कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब नहीं लिखा तो इसका मतलब कोई अपवाद नहीं, चाहे महिलाओं का फायदा हो, चाहे अनुसूचित जाति का फायदा, जो भी ट्रेडिशनल थे उसमें से कुछ भी नहीं। सबसे पहला प्रश्न यहां पर बन सकता है कि कौन सा आर्टिकल भारत में बाल श्रम को, चाइल्ड लेबर को रोकने वाला सबसे प्रमुख आर्टिकल है, तो आप 24 को देख लीजिए। अन्य आर्टिकल की जैसे हमने देखा 21A बच्चों को शिक्षा, उससे भी बाल श्रम रुकेगा। इसी तरह आगे नीति निर्देशक तत्व में पहुंच पड़ेंगे कि जिसमें आर्टिकल 45 है, 46 है, 45 जिसमें बच्चों को शिक्षा का निर्देश है, इसमें 51A क्लॉज के, तो कई जगह आगे मिलेगा। पर यदि सबसे मेन आर्टिकल जिसमें एकदम डायरेक्टली चाइल्ड लेबर पे अटैक करता है तो है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 कहता है कि तीन जगहों पर नहीं लगाए जाएंगे 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे, कारखाने में नहीं लगाए जाएंगे, खान में या खतरनाक रोजगार में। तो हमें कहना चाहिए आर्टिकल अच्छा तो है और इसका कोई अपवाद भी नहीं है, लेकिन फिर भी इस आर्टिकल को अगर कोई ठीक से देखे, क्योंकि आर्टिकल इतना ही है जितना आपको लिखा है, तो यदि इसका एनालिसिस करे तो इसमें दो कमियां साफ नजर आती है। कोई भी जागरूक व्यक्ति देखेगा तो कहेगा दो इसमें प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम देखो, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कभी एनालाइज करने में कौन सी चीज कहां हेल्प करेगी कोई नहीं जानता। तो इसमें दो कमियां साफ दिख रही, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, वो लोग एनालाइज करें कि आर्टिकल 24 में दो कमियां साफ दिखती है। पहला कि आपने आयु सीमा 14 ईयर्स रखी, इसका मतलब कि 15 वर्ष का बच्चा कारखाने में लगाया जा सकता है। अगर आप वर्ड टू वर्ड चले तो क्या कह रहा है कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को खतरनाक रोजगार मत लगा। खतरनाक रोजगार पटा था इंडस्ट्री, आप देखते हैं 10th फ्लोर पे बिल्डिंग बन रही है, खुदाई हो रही है, तो उस तरह का खतरनाक। तो आप 14 ईयर्स तक के बच्चे को तो नहीं लगाओगे, बट 15 को लगा सकते, 16 को लगा सकते हो। इसका मतलब पहली कमी यह है कि होना चाहिए 18 वर्ष तक, तो बहुत ही अच्छा है। तो अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा कैसे होता है जब आप बालिग होने की उम्र तक देते कि जब तक 18 ईयर्स का नहीं होगा कोई व्यक्ति, वयस्क नहीं होगा, तब तक उनको कारखाना, खान या खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। पहली कमी साफ दिख रहा है। दूसरी कमी देखो कि आप तीन जगह मनाही कर रहे हैं। कहां मनाही कर रहे हैं कि बच्चे को कारखाने में नहीं लगाएंगे, बच्चे को खान में नहीं लगाएंगे और बच्चे को खतरनाक रोजगार में नहीं लगाएंगे यदि वो 14 वर्ष से पड़ता है। अब अगर मैं एक बात करूं चाय की दुकान, और आजकल आपको पता है कि चाय का महत्व बढ़ता जा रहा है राजनीतिक रूप से, चाय वाले, पान वाले, फुमचे वाले तो बड़े बड़े पदों पे आसीन हो गए, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दुख की बात नहीं है। प्रधानमंत्री भी दावा करते हैं कि हम भी चाय बेचते थे। तो चाय की दुकान क्या तीनों के भीतर कवर हो रही है? चाय की दुकान कारखाना नहीं है। कौन सा कारखाना? फैक्ट्री टाइप भी नहीं पता। तो चाय की दुकान कारखाना नहीं है, चाय की दुकान कोई माइन भी नहीं है कि सिर्फ खुदाई हो रही है, और चाय की दुकान कोई हैजार्डस खतरनाक रोजगार भी नहीं। ऐसा नहीं कि पटाखा फट जाएगा, खतरनाक होता तो चाय पीने ही क्यों जाते। और आप देखते हैं कि चाय पर ही बड़े चाय भारत में तो मैं समझता हूं चाय पर ही कोई बड़ा विस्तार होगा, कोविड का वैक्सीन भी चाय पीते हुए हो जाएगा। कारखाना, खान या खतरनाक रोजगार, इसमें चाय की दुकान कवर नहीं। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लो कि घरेलू श्रम, जो बच्चे घर में काम करते हैं, तो घरेलू श्रम घर में जो पूछा कर रहा है, बर्तन कर रहा है बच्चा, जो गाड़ी की सफाई कर रहा है, उस तरह का कार्य, तो गाड़ी की सफाई कारखाना नहीं, गाड़ी की सफाई खान नहीं है, और गाड़ी की सफाई खतरनाक। इसका मतलब इनडायरेक्टली इसकी परमिशन है। एक तरह से देखा जाए तो 14 वर्ष से कम आयु का मतलब 10 साल का बच्चा चाय की दुकान पर लगाया जा सकता है। अगर हम आर्टिकल 24 को शब्द से समझे, तो एक संविधान विशेषज्ञ के दृष्टिकोण से समझें तो 5 साल के बच्चे को भी आप चाय की दुकान पर लगा इस आर्टिकल के तहत। तो हमें कहना चाहिए पहली अगर कभी सुधार की बात, तो हमारे जो राज्य के संचालक हैं, शासक वर्ग हैं, उनको एक अमेंडमेंट लाना चाहिए, और सबसे पहले तो वहां 18 ईयर्स करना चाहिए, और इधर करना चाहिए सभी प्रकार का बाल श्रम। एक लाइन लिख देना चाहिए, एवं सभी प्रकार का बाल श्रम। मान लो ये 3 लिख करके और एक लाइन और जोड़, कारखाना, खान, खतरनाक रोजगार एवं सभी प्रकार के बाल श्रम, इस प्रकार की लाइन होनी चाहिए। उससे आर्टिकल ज्यादा अच्छा होगा। तो हम कह सकते हैं कि संवैधानिक तौर पर इसमें ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को उजागर किया गया, डिसीजन मिली, और तब हम देखते हैं कि संसद ने इसको काम किया है। तो इसका मतलब फंडामेंटल राइट के रूप में ये चीजें नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये चीज हो जाएगी। इस देश में संविधान के द्वारा, मौलिक अधिकार के द्वारा ये प्रतिबंधित नहीं है, बट कानून के द्वारा ये दोनों चीजें की जा चुकी हैं। तो थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन से आगे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो इतना ही। अब देखिए हमारी पार्लियामेंट ने इन दो कमियों को कैसे दूर किया। तो आगे देखो, संसद ने बाल श्रम निवारण अधिनियम, संसद ने बाल श्रम निवारण अधिनियम, चाइल्ड लेबर अबॉलिशन एक्ट 1989 पारित किया। संसद ने बाल श्रम निवारण अधिनियम 1986 क्या किया मैंने, 1986 पारित किया। संसद ने बाल श्रम निवारण अधिनियम 1986 पारित किया। इसका मतलब जो कमी है उसको देखकर दूर किया गया। तो बाल श्रम निवारण अधिनियम की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं? फिर चाइल्ड लेबर, ये सभी सोशल इश्यूज में समाता ही है, इसके कारण तो बाल श्रम के कारण परिणाम के लिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल इसका होते हैं, क्योंकि ये सब सोशल में आप विस्तार से पढ़ोगे कि चाइल्ड लेबर क्या होता है, कारण क्या है, परिणाम क्या है। बाल श्रम निवारण अधिनियम 1986, इसकी विशेषताएं देखिए। पहला, बाल श्रम को, चाइल्ड लेबर को
बाल श्रम को दंडनीय अपराध घोषित करता है। बाल श्रम को दंडनीय अपराध घोषित करता है। बाल श्रम को दंडनीय अपराध या पनिशेबल ऑफेंस घोषित करता है। बाल श्रम को दंडनीय अपराध घोषित करता है। दंडनीय अपराध घोषित करता है। तो पहली चीज की चाइल्ड लेबर स्पेस में पनिशेबल ऑफेंस है, और यदि कोई व्यक्ति बाल श्रम करता हुआ पकड़ा जाएगा अपराधी। सेकंड लिखो दूसरा, 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे, यहां 14 है पर कानून में क्या है 18। 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे, 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे कारखाना, आन या खतरनाक रोजगार में नहीं लगाए जाएंगे। 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे कारखाना, आन या खतरनाक रोजगार में नहीं लगाए जाएंगे। 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे कारखाना, आन या खतरनाक रोजगार में नहीं लगाए जाएंगे। अब यहां पर इन तीनों में कितने साल तक के बच्चे थे? 14। हमने इसको क्या कर दिया? 18। तो एक तरह से अच्छा सुधार। तो इंडिया में लागू क्या है? वो वाला, भले ही फंडामेंटल राइट नहीं है बट कानूनी तौर पर वो है। तो ये दूसरी विशेषता है कि इन तीनों के लिए 18 ईयर्स है। फिर थर्ड लिखो, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे किसी भी प्रकार के बाल श्रम में नहीं लगाए जाए। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे किसी भी प्रकार के बाल श्रम में नहीं लगाए जाए। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे किसी भी प्रकार के बाल श्रम में नहीं लगाए जाए। इसका मतलब अब 14 ईयर्स तक का बच्चा तो चाइल्ड लेबर करेगा और उसको चाय की दुकान पे भी नहीं लगा सकते अगर 14 साल से कम आयु का बच्चा है। यदि 14 साल से कम आयु का बच्चा उसे गाड़ी भी साफ नहीं करवा सकते। अब देश में हो रहा है वो अलग बात। और यदि ध्यान रखना ये क्राइम है, अपराध है, ऐसा व्यक्ति जेल में जाएगा। अब हिंदुस्तान में बहुत कुछ ऐसा होता है कि पता नहीं है या कोई संज्ञान नहीं लेता है या समाज मान के चलता है कि ऐसा ठीक है, बट अगर ये चीज संज्ञान में आती है, यदि इसका मुद्दा बनाया जाता है तो निश्चित रूप से न्यायालय के तहत ऐसे व्यक्ति को सजा हो। क्योंकि 14 ईयर्स तक के बच्चे से आप उसको पारिश्रमिक देकर भी, पैसा देकर भी आप उसे किसी प्रकार का चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकते। तो बाल श्रम 14 साल तक पूर्ण प्रतिबंधित है। 14 से 18 में थोड़ा सा रिलैक्स किया कि 14 से 18 में 3 जगह आप नहीं लगाओगे, बाकी चाय की दुकान आदि पे लगा सकते हो, और 18 के बाद कहीं भी लगाया जा सकता है। ये हम देखते हैं कि 1986 का कानून है। अब इसमें हमारी नरेंद्र दास की सरकार ने कुछ चेंजेस किया 2015 में। तो थोड़ा सा मोदी जी का कारनामा देखिए कि उन्होंने इसमें क्या बदलाव किया। तो लॉ इस तरह से था। अब आते हैं कि क्या बदलाव हुआ जिसकी आलोचना भी हुई थी। 2015 में बाल श्रम निवारण अधिनियम को संशोधित किया गया। तो मोदी सरकार के समय इसको अमेंड किया। 2015 में बाल श्रम निवारण अधिनियम को संशोधित किया गया। बाल श्रम निवारण अधिनियम को संशोधित किया गया और यह प्रावधान किया गया, और यह प्रावधान किया गया, यह प्रावधान किया गया कि अवकाश के समय, और यह प्रावधान किया गया कि अवकाश के समय, इसको अंडरलाइन कर लो, लीजर, अवकाश के समय घरेलू उद्यम, इसको भी ये दूसरा पॉइंट के रूप में अंडरलाइन कर लीजिए। अवकाश के समय घरेलू उद्यम में, डोमेस्टिक अंडरटेकिंग में, अवकाश के समय घरेलू उद्यम में बच्चे काम कर सकते हैं। अवकाश के समय घरेलू उद्यम में बच्चे काम कर सकते हैं। अवकाश के समय घरेलू उद्यम में बच्चे काम कर सकते हैं। 2015 में थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया। अब कह रहा है कि अवकाश के समय, और यहां अवकाश को डिफाइन किया गया कि स्कूल का जो टाइम ना हो वो अवकाश माना जाए। तो स्कूल छुड़वाकर बच्चे से काम नहीं ले सकते, लेकिन स्कूल बंद है या स्कूल आवर नहीं है तो बच्चे से काम लिया जा सकता है, बाल श्रम हो सकता है। और दूसरी कंडीशन की घरेलू उद्यम में, घरेलू उद्यम का मतलब कि अपना ही निजी वेंचर, दूसरा व्यक्ति दूसरे के बच्चे से काम नहीं ले सकता, बट अपने दुकान में, अपनी चाय की दुकान में अपना पिता बच्चे से काम करवा सकता है। और इसको इस रूप में समझो कि पहले पूरी तरह 14 वर्ष तक प्रतिबंध था कि 14 साल के बच्चे से कोई चाइल्ड लेबर होगा ही, बट अब कह रहा है कि 14 साल तक के बच्चे से भी अवकाश के समय, छुट्टी के दिन और घरेलू उद्यम में काम करवाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि किसी व्यक्ति की अपनी चाय की दुकान, तो वह छुट्टी के दिन या छुट्टी के समय अपने बच्चे को वहां पर रख सकता है, एम्प्लॉय करवा सकता है। 14 के मतलब पहले कर ही नहीं सकता, बट अब कर सकता है। अब यदि इसका मूल्यांकन है कि ये जो संशोधन है ये अच्छा माना जाएगा, तो हमें कहना चाहिए कि यदि आदर्श की दृष्टि से देखें तो ये बढ़िया नहीं, क्योंकि बाल श्रम 100% प्रतिबंधित होना चाहिए। लेकिन फिर सरकार ने ऐसा क्यों किया? तो हमें कहना है कि सरकार का तर्क भी अपनी जगह ठीक है। सरकार ने व्यवहारिक दृष्टिकोण से ऐसा किया है, और व्यवहारिक दृष्टिकोण से खास करके निम्न मध्यवर्गीय और निम्न वर्गीय परिवारों को देखते हुए किस प्रकार की छूटें जरूरी हो जाती है। इमेजिन करो कि कोई एक व्यक्ति है, उसकी आजीविका का साधन चाय की दुकान है, चाय की दुकान से ही उसका परिवार चलता है, और मान लीजिए कि उसकी चाय की दुकान सामने 2 घंटे काफी अच्छी बिजनेस होती है, कोचिंग वगैरह छूटता है और उसमें सब लोग चाय पीने चलते हैं, तो 2-3 घंटे काफी गहमा-गहमी रहती है। उस समय उसको एक सहायक चाहिए, वो स्कूल आवर भी नहीं। अब उसके पास 2 विकल्प हैं कि अपने बच्चे को ही उस समय रख ले कि बेटा तुम पैसे कलेक्ट कर लेना, बाकी मैं देख लूंगा, मतलब उसको अप्लाई कर ले कि तुम ग्लास उठा लेना, जो भी काम करना है। या दूसरा विकल्प ये है कि वो एक आदमी को भर्ती करे, क्योंकि अकेला नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में अब उसको 10,000 रुपये खुद ही आमदनी हो रही है, उसमें से अगर एक असिस्टेंट रखेगा तो 5,000 वो ले लेगा। तो ऐसी स्थिति में व्यवहारिक दृष्टि से नहीं चल पाएगा। तो हमें यही अप्रोच लेना है कि सरकार ने व्यवहारिक दृष्टिकोण से थोड़ी सी इसमें छूट दी है कि भारत में निम्न मध्यवर्गीय परिवारों की स्थिति को देखते हुए ऐसा किया। चूंकि घरेलू उद्यम है तो माना जाना चाहिए कि पिता या माता वो अपने बच्चे के साथ अन्याय नहीं करेगी। फिर भी हमें कहना चाहिए कि उचित तो ये होगा कि बाल श्रम 100% प्रतिबंधित होना चाहिए, लेकिन फिर भी इस कानून के संशोधन के पक्ष में जाना कि सरकार ने व्यवहारिक कारणों से किया है, लेकिन आदर्श जरूर होना चाहिए कि आइडियल हो कि ऐसी परिस्थिति क्रिएट करे कि किसी को अपने बच्चे को काम करवाना ही ना, लेकिन जब तक नहीं हो पाता है तब तक मजबूरी में हमें ये छूट देनी पड़ेगी। अब एक आखिरी सवाल मुझे पता है कि बहुत लोगों के मन में चल रहा होगा, तो मैं नहीं बताऊंगा तो कल पर्चा आ जाए, तो बेहतर है आज ही बता दो, क्योंकि 16 साल से पढ़ते पढ़ते बहुत कुछ एक्सपीरियंस हो गया कि कौन सा सवाल। एक सवाल चल रहा हो कि वो जो बच्चे ऑडिशन में जाते हैं, क्योंकि हर बैच में ये सवाल पूछा जाता है कि वो जो बच्चा गाना गा रहा है, ऑडिशन कर रहा है, क्या वो बाल श्रम है? तो हमें कहना है कि नहीं, वो जो बच्चा ऑडिशन कर रहा है, गाना गा रहा है, वो बाल श्रम नहीं है, क्योंकि बाल श्रम का मतलब है कि जब हम आजीविका के लिए, जब हम पैसे के लिए बच्चे से काम कर रहे हैं, पर वहां बच्चा व्यक्तित्व के विकास के लिए कर रहा है, तो बाल श्रम कौन है कि वहां अगर एक बच्चा चाय पिला रहा है, स्पॉट बॉय, वो बाल श्रम। पर जो गाना गा रहा है, अब अगर वो पैसा कमाने के लिए गा रहा है तो बाल श्रम है, तो इसलिए वो चाइल्ड लेबर में नहीं आएगा। और मैं देख रहा हूं कि लोग जिस प्रकार से उत्सुकता व्यक्त कर रहे हैं, तो रुकना खतरे से खाली नहीं है यहाँ पे युवा पीढ़ी के सामने। तो कल मिलेंगे और विस्तार से बाकी चीजें डिस्कस करेंगे।